जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। एप वन बदले की गाथा का शुरुआत आज से हजारों सालों पहले, जब न तो पृथ्वी बनी थी और न ही कोई जीवन था। तब प्रकृति एक चमत्कार करती है और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड के निर्माण के समय एक बहुत ही तेज ऊर्जा निकली थी, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। उस असीम ऊर्जा ने समय के साथ एक पुरुष की आकृति को धारण कर लिया था और वो उस समय के दैत्यों से भी ज्यादा ताकतवर हो चला था। उस आकृति के भीतर इतनी ताकत थी जो ब्रह्मांड को भी खाक कर सकती थी। इस असीमित ऊर्जा को अनियंत्रित होते देख ब्रह्मांड के निर्माणकर्ताओं ने उस पुरुष ऊर्जा स्रोत को कैद करके एक खास यंत्र में बदल दिया और उस यंत्र को नाम दिया ब्रह्मयंत्र। उस ब्रह्मयंत्र में एकत्रित वह ऊर्जा ब्रह्मांड की गहराइयों में घूमते हुए हजारों लाखों ग्रहों की यात्रा करके आखिरकार प्रकृति की सबसे अनमोल रचना यानी पृथ्वी पर चला आता है। पृथ्वी पर अपने हजारों सालों की यात्रा में उस ब्रह्मयंत्र ने मिस्र से लेकर यूनान तक कई सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा था। वो ब्रह्मयंत्र जिसके पास जाता था उसे असीम ताकत मिलती थी और उसे हरा पाना मुश्किल था। पृथ्वी के आम लोग उस ब्रह्मयंत्र के मिलने के बाद प्राप्त होने वाली ताकत से तो परिचित थे, लेकिन पृथ्वीवासियों को उस ब्रह्मयंत्र के भीतर कैद उस पुरुष ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं पता था। कुछ ज्ञानी लोग कहते जरूर थे कि इसके भीतर कुछ तो बेहद शक्तिशाली जरूर है, लेकिन इसके बारे में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं थी और यह बस कहानियों का हिस्सा बनकर ही रह जाता है। उधर ब्रह्मयंत्र के भीतर कैद ऊर्जा तथा उससे बनी आकृति को भी ब्रह्मयंत्र से निकलने का इंतजार था। आज से तकरीबन 1000 साल पहले ये ब्रह्मयंत्र शुंग राजघराने के राजाओं को मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ब्रह्मयंत्र उनके परिवार के उत्तराधिकारियों को मिलता गया और ये आखिरकार शुंग राजघराने के उत्तराधिकारी और कौशल देश के महाराज उग्रसेन के पास आता है। महाराज उग्रसेन से उनके पूर्वजों द्वारा इस ब्रह्मयंत्र की किसी भी हाल में रक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन वो कहते हैं न सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां भी मुफ्त में मिलती हैं। उस ब्रह्मयंत्र के आने के साथ महाराज उग्रसेन को कई शक्तियां तो मिली और उन्होंने कई युद्ध भी जीते, लेकिन इसके साथ ही उनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। उस दौरान कौशल राज्य के लोगों को एक ऐसा तारा दिखाई देता है जो 2 साल तक अस्थि नहीं हुआ। शुंग राजघराने के ज्योतिषियों के मुताबिक इस तारे के दिखाई देने का मतलब था कि आगे कुछ बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। सेनापति राजपुरोहित जी कहाँ गए? वो आज सुबह ही मुझसे मिलने वाले थे। वे अभी तक राजदरबार में क्यों नहीं आए हैं? अपने सिंहासन के पास खड़ा महाराज उग्रसेन अपने सेनापति बिंबिसार से यह सवाल करता है। महाराज उग्रसेन को इस तरह बेचैन होता देख उसके राज्य का सेनापति और महाराज का पुराना दोस्त बिंबिसार उनसे कहता है, महाराज, राजपुरोहित को आपके आने की सूचना दे दी गई थी। सैनिकों के मुताबिक वे कुछ ज्योतिषीय गणनाओं को सही कर रहे थे। अपनी गणनाओं के पूरा होते ही वो यहाँ चले आएंगे। बिंबिसार की बात पूरी होती उससे पहले ही दरबार में आ रही खड़ाओं की आवाज को सुन उग्रसेन समझ जाता है कि राजपुरोहित आ चुके हैं। प्रणाम गुरुवर, मैं जो जानता हूँ उसे आपने ही मुझे सिखाया है। अब मेरी इस समस्या का समाधान भी आप ही कर सकते हैं। इतना कह उग्रसेन अपने दोनों हाथ राजपुरोहित के सामने जोड़ देता है। उग्रसेन को इस तरह हताश देख राजपुरोहित उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, आयुष्मान भव उग्रसेन वीर इस तरह धीरज नहीं खोते। हर विकट परिस्थिति का कुछ न कुछ समाधान जरूर होता है। राजपुरोहित की इन बातों को सुन उग्रसेन खुद को थोड़ा शांत करता है और तुरंत ही राजपुरोहित से कहता है, गुरुवर, मैं खुद को कैसे शांत कर लूं? अब मुसीबत मेरे घर तक आन पड़ी है। उस दिन राज दरबार में आए एक ज्योतिष ने उस तारे को देख ये भविष्यवाणी की है, कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होगा। गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मुझे अपने जान का भय नहीं है। मुझे तो बस इस ब्रह्मयंत्र की चिंता है। मेरे पूर्वज पिछले कई पीढ़ियों से इसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं। अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव? इतना कह उग्रसेन एक छोटे बच्चे की तरह राजपुरोहित का चेहरा देखने लगता है। उग्रसेन की इस मनोस्थिति को राजपुरोहित अच्छे तरीके से समझ रहे थे। वो उग्रसेन को समझाते हुए कहते हैं, उग्रसेन,
इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। उसके आगे क्या होता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बेटा उग्रसेन तुम चिंता ना करो। मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय सोच रखा है। तुम इस ब्रह्मयंत्र को अपनी बेटी की पहली संतान को भेंट कर दो। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। ब्रह्मयंत्र की शक्तियों से राजपुरोहित कुछ हद तक परिचित थे। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि ब्रह्मयंत्र के अंदर कोई बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा कैद है। राजपुरोहित की इस बात को सुनते ही उग्रसेन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, गुरुदेव, इस राज्य में ही कई लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुझे सत्ता से हटाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है। इसलिए मैं भी अपनी बेटी की शादी के लिए काफी समय से वर ढूंढ रहा हूँ। मेरी यही योजना है कि जो भी मेरा दामाद बनेगा, मैं उसे तुरंत ही कौशल राज्य का राजा बना दूंगा और उसे इस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। उग्रसेन की इस बात को सुन राजपुरोहित मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बस कर्म करो उग्रसेन। उससे जो भी फल निकले उसे स्वीकार करना। इतना कह राजपुरोहित दरबार से चले जाते हैं। राजपुरोहित की बातों को सुनने के बाद उग्रसेन की चिंता और भी बढ़ गई थी। थोड़े दिनों तक विचार करने के बाद वह एक दिन अपने सेनापति बिंबिसार से कहता है, बिंबिसार, तुम इस राज्य के सेनापति होने के साथ मेरे पुराने मित्र भी हो। तुम्हारा बेटा भानु भी तो शादी योग्य है। वो काफी बहादुर भी है और उसने कई युद्धों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा किया है। क्या तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर सकते हो बिंबिसार? मुझे नहीं लगता कि इस राज्य को कभी भानु से अच्छा कोई रक्षक मिलेगा। उग्रसेन की इस बात को सुनने के साथ ही बिंबिसार उसके आगे हाथ जोड़ लेता है, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। इस नाते आपकी यह इच्छा मेरे लिए आज्ञा बन गई है। मैं इस प्रस्ताव पर आज ही अपने बेटे से चर्चा करूंगा। इतना कह बिंबिसार राज दरबार से निकल जाता है। वह जल्द ही अपने बेटे को बुलाता है, बेटा भानु, क्या तुम महाराज की बेटी से शादी करोगे? अपने पिता के इस प्रस्ताव पर भानु तुरंत ही मुस्कुराकर सहमति दे देता है। भानु की सहमति मिलते ही बिंबिसार रिश्ता पक्का होने की बात महाराज को बताता है और फिर पूरे राज्य में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। उधर शादी के दिन ही भानु किसी के पीछे पीछे काफी घने जंगल में चला जा रहा था। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। रूपवती, तुम्हें क्या हुआ? एक बेहद ही सुंदर कन्या के पीछे चला जा रहा भानु उससे बार बार रुकने की विनती कर रहा था। उस लड़की को रुकता ना देख भानु उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो गई? भानु की यह बात सुनते ही रूपवती बिफर पड़ती है और रोते हुए कहती है, भानु, तुमने प्रेम मुझसे किया और अब तुम शादी उससे करने जा रहे हो। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया भानु? इतना कहते हुए रूपवती का रोना और भी तेज हो जाता है। अपनी प्रेमिका रूपवती को इस तरह रोता देख भानु उसे गले से लगा लेता है। रूपवती, इस धरती पर मैंने सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्रेम किया है। तुम चिंता ना करो, ये सब मैं हम दोनों के भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। भानु की बातों को सुन उसकी प्रेमिका का रोना कम नहीं होता है। वो गुस्से में ही कहती है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा भानु? और तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मेरा भविष्य कहाँ बचेगा? रूपवती को भानु चुप कराते हुए कहता है, रूपवती, एक बार उस उग्रसेन की बेटी से मेरी शादी हो गई तो मैं तुरंत ही राजा बन जाऊंगा। राजा बनने के बाद सारे अधिकार मुझे मिल जाएंगे और फिर एक राजा तो कई शादियां भी कर सकता है। राजा बनने के तुरंत बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद तुम्हारी और मेरी जो संतान होगी उसे मैं वो जादुई ब्रह्मयंत्र दूंगा और वो संतान इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। भानु की बातों को सुन रूपवती का रोना थोड़ा कम होता है। भानु, तुम कहीं बदल तो नहीं न जाओगे? रूपवती का ये सवाल सुनने के बाद भानु उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। मेरे प्यार की सौगंध रूपवती, अपने किए वादे को मैं जरूर पूरा करूंगा। इतना कह भानु शादी के मंडप की तरफ चल देता है। रूपवती से किए गए अपने इस वादे को भानु अपनी शादी के अगले महीने ही पूरा कर देता है। उग्रसेन से सत्ता मिलने के बाद भानु सबसे पहले अपनी प्रेमिका रूपवती से दूसरी शादी करता है। उग्रसेन और उसकी बेटी के लिए ये घटना काफी बड़ा सदमा थी। अपने कमरे में बिंबिसार के साथ बैठा उग्रसेन काफी चिंतित था। बिंबिसार, तुम सेनापति होने के साथ मेरे मित्र भी थे। तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? उग्रसेन की बातों को सुन बिंबिसार उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, महाराज, मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं अपने बेटे की सौगंध खाकर यह बात कहता हूँ। महाराज आप कहेंगे तो मैं अपने बेटे को उसकी इस उद्दंडता का दंड आज ही दे दूंगा। ये कहते हुए बिंबिसार भी गुस्से से भर चुका था।
बिंबिसार की बातों को सुन उग्रसेन उससे कहता है, नहीं बिंबिसार, भानु भी काफी बड़ा योद्धा है और सैनिकों के बीच उसकी काफी चलती है। वे तुरंत विद्रोह कर देंगे। उग्रसेन की बातों को सुन बिंबिसार उससे कहता है, महाराज, मेरे लिए सदैव आप ही महाराज रहेंगे और मैं आपकी सदैव रक्षा करूंगा। बिंबिसार के इस प्रण के बारे में भानु को भी पता चलता है। रूपवती के साथ अपने कमरे में बैठा भानु काफी चिंतित था। पिताजी भी न, लगता है इन्हें मेरा राजा बनना पसंद नहीं आ रहा है। इन्होंने उस उग्रसेन की रक्षा करने का प्रण ले लिया है। भानु को इस तरह चिंतित देख रूपवती उससे कहती है, आप तो खुद महाराज बन गए हैं। आप अगर उग्रसेन और उसकी बेटी की हत्या का आदेश दे देंगे तो भी आपको कौन रोकेगा। रूपवती की इन बातों को सुन भानु एक लंबी सांस लेता है। मेरे पिताजी इस राज्य के काफी वफादार रहे हैं। अगर वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो सेना का एक बड़ा हिस्सा भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। उस वक्त भावनाओं के वेग में बहकर पड़ोसी राज्य के राजा भी उनका साथ दे सकते हैं। इसलिए अब हमें पिताजी के मौत का ही इंतजार करना होगा। भानु अब अपने पिताजी की मौत का इंतजार कर रहा था और उधर समय भी अपने वेग से घूमता जा रहा था। इस दौरान भानु को महाराज की बेटी नीलम से एक पुत्री तथा पुत्र की प्राप्ति हुई। भानु और रूपवती को भी एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन भानु के लिए सिर्फ रूपवती से हुई संतान ही सब कुछ थी और वो अपने बाकी संतानों को कुछ नहीं समझता था। काफी चिंता और कलह के बीच राज्य में समय तेजी से बिता जा रहा था और अब भानु तथा उसकी पहली पत्नी नीलम की बेटी नलिनी 20 साल की हो चुकी थी। भानु और रूपवती की बेटी भैरवी भी तकरीबन इसी उम्र की थी। इसी बीच भानु की 20 सालों की इच्छा पूरी होती है और बिंबिसार भगवान को प्यारा हो जाता है। बिंबिसार की मृत्यु के साथ ही राज्य पर आने वाले संकट का अंदाजा उग्रसेन को हो चुका था। वे तुरंत ही अपनी पोती नलिनी को बुलाता है। नलिनी बेटा, ये ब्रह्मयंत्र तुम रख लो और इसकी हर हाल में रक्षा करना। अपने छोटे भाई को लेकर तुम आज ही इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। अपनी बेटी के साथ बैठा उग्रसेन नलिनी से यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। उग्रसेन की बातों को सुन नलिनी उससे कहती है, नानाजी, मैं भी एक योद्धा हूँ। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे यही रहने दीजिए। नलिनी की मनोस्थिति को उसकी माँ समझ रही थी। बेटा नलिनी, मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता है, लेकिन अभी उनकी संख्या ज्यादा है। उनके पास पूरी फौज है। तुम भी अपनी फौज बनाना और इन्हें दंड जरूर देना। नलिनी को बहुत ही मुश्किल से समझाने के बाद उग्रसेन और उसकी बेटी उसे वहां से भेजते हैं। उग्रसेन का ये निर्णय बहुत ही जल्द सही साबित होता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद भानु अब पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था। वो ब्रह्मयंत्र कहाँ है? नलिनी कहाँ है? नलिनी को ब्रह्मयंत्र मिलने की खबर मिलते ही भानु ने अपने ससुर उग्रसेन और अपनी पत्नी को बंदी बना लिया था। ब्रह्मयंत्र के बारे में कोई खबर ना मिलता देख भानु का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था और अगले ही क्षण वो उग्रसेन तथा उसकी बेटी का सर धड़ से अलग कर देता है। भानु के आदेश पर राजमहल में खून की नदियां बहा दी जाती हैं और उग्रसेन के सभी रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया जाता है। अपने भाई के साथ दर दर की ठोकरें खा रही नलिनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो टूट जाती है। भानु, आज से तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। परिस्थितियों की गंभीरता को समझती हुई नलिनी खुद को संभालती है और सबसे पहले अपने भाई को अपने प्रेमी के यहाँ छोड़ती है। अब मेरा भाई सुरक्षित रहेगा। अब समय आ गया है अपनी माँ, नाना तथा उन सभी निर्दोषों के खून का बदला लेने का। यही सोच नलिनी भानु के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है। उधर भानु भी जोर शोर से नलिनी की खोज में लगा हुआ था। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके भानु ने नलिनी का पता लगा लिया था। कौशल राज्य की सबसे ऊंची चोटी के किनारे पर खड़ी नलिनी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी भानु हंसते हुए कहता है, नलिनी, वो ब्रह्मयंत्र मुझे दे दो, वरना तुम्हारे नाना और माँ के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। भानु की तलवार सामने खड़ी नलिनी के एक ओर 1000 फीट गहरी खाई थी तो दूसरी ओर भानु और उसकी पूरी फौज थी। अपने पिता की तलवार के नोक पर खड़ी नलिनी अब कैसे बचाएगी अपनी जान? क्या इस ब्रह्मयंत्र को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा भानु या ब्रह्मयंत्र में छिपी ऊर्जा दिखाएगी कोई और भी खेल? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एक टू फर्ज या परिवार। ब्रह्मयंत्र की रक्षा करते करते महाराज उग्रसेन और उनकी बेटी नीलम के साथ उनका पूरा कुनबा अपनी जान गंवा चुका था।
उधर इतने खून खराबे के बाद भी राजा भानु को अभी तक ब्रह्मयंत्र नहीं मिला था और वो इसके लिए अभी और खून खराबा करने के लिए भी तैयार था। भानु को पता था कि ब्रह्मयंत्र उसकी और नीलम की बेटी नलिनी के पास है। नलिनी का पता लगाने के लिए भानु काफी कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसकी कोशिश सफल होती है। कौशल देश की सबसे ऊंची पहाड़ी के आखिरी किनारे पर खड़ी नलिनी के सामने उसका पिता अपनी सेना के साथ खड़ा था, तो दूसरी ओर नलिनी के पीछे 1000 फीट गहरी खाई थी। नलिनी के नाना महाराज उग्रसेन और नलिनी की मां नीलम की हत्या की बातें बताकर भानु हंसते जा रहा था। भानु की पिशाची हंसी को सुन नलिनी का खून ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। भानु, मैंने आज तक तुम्हें छोड़ा था, क्योंकि तुम मेरे पिता थे। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं माना था, पर माँ के आग्रह पर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ रखा था। लेकिन तुमने मेरी माँ और नाना का कत्ल करके अपनी मौत निश्चित कर ली है। आज इसी पहाड़ी पर मैं तुम्हारा गला काटूंगी और इस कौशल राज्य को सदा सदा के लिए तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगी। नलिनी की बातों से अधिक उसकी लाल हो चुके आंखों से क्रोध झलक रहा था। भानु के साथ खड़े सैनिक नलिनी का ये रूप देख थर थर कांप रहे थे। तभी भानु थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, ओह, तो अब ये गौरैया चलेगी बाज की चाल। तुम मेरा गला कटोगी, जरा मुझे भी बताना तो तुम ये कैसे करोगी। वैसे तुम्हारे नाना की उस बूढ़ी गर्दन को जब मैं काट रहा था, तब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचारा बेजान बुढ़ू तो ठीक से विरोध भी नहीं कर पाया। हाँ, तुम्हारी माँ की बात अलग थी। बेचारी खूब झटपटाए, लेकिन आखिरकार मैंने उसका भी सर उसके धड़ से अलग कर ही दिया। ब्रह्मयंत्र को बचाने में जुटी नलिनी को अपनी मां के मृत शरीर का दर्शन भी नहीं हुआ था। पिछले कई दिनों से मां की मृत्यु का बोझ अपने सीने पर लेकर घूम रही नलिनी पिता की इन बातों से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है और वो अपनी मां को याद करके चीख उठती है, मां, इस पापी ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। मां, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मां के साथ हुए इस क्रूरतम व्यवहार के बारे में सुन नलिनी गुस्से से कांप रही थी। उधर उसके सामने खड़ा भानु अभी भी क्रूर अट्टहास किए जा रहा था। अपने पिता का ये व्यवहार देख नलिनी खुद पर काबू नहीं रख पाती है। जमीनी पर अपने घुटनों के सहारे बैठी नलिनी अचानक झटके के साथ अपनी तलवार निकालती है और बिजली की तेजी से भानु की ओर दौड़ पड़ती है। उस पहाड़ी पर अगर भानु अकेले होता तो नलिनी उसकी गर्दन को अभी तक अलग कर चुकी होती, लेकिन नलिनी की तलवार भानु के शरीर को छूती उससे पहले ही उसके अंगरक्षक नलिनी के आगे कूद पड़ते हैं। अचानक हुए इस हमले से भानु भी घबरा गया था, लेकिन उसके वफादार सैनिक भानु की ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। नलिनी का ये वार व्यर्थ जाता है और सैनिक उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। तभी भानु कहता है, वाह नलिनी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी और रूपवती की संतान होती, तो तुम इस दुनिया की सबसे महान योद्धा होती। लेकिन अब महान कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी और रूपवती की बेटी भैरवी को है। इसलिए तुम व्यर्थ की ये अकड़ छोड़ दो और ब्रह्मयंत्र मुझे दे दो। भानु पर उसका वार व्यर्थ जाने से निराश नलिनी जमीन पर गिरी हुई थी। भानु की बातों को सुन वो उठती है और भानु की ओर देखते हुए कहती है, इस ब्रह्मयंत्र को तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। फिर चाहे मुझे तुम्हारे ऊपर कितने भी वार करना पड़े या तुम्हारे कितने भी सैनिकों का गला क्यों न काटना पड़े। नलिनी की आंखों में उबलता लावा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नलिनी और भानु ब्रह्मयंत्र के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए आमदा थे। तभी भानु के सैनिकों के बीच से नलिनी को उदय आता हुआ दिखाई देता है। उदय को देखते ही इस मुश्किल वक्त में भी नलिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उदय, उदय यहाँ आ गया। अब मैं और उदय मिलकर भानु और उसकी सेना को पल भर में धूल चटा देंगे। उदय तो मेरी आधी ताकत है और फिर वो एक महान योद्धा भी है। मेरा प्यारा उदय। मुसीबत की इस घड़ी में अपने प्यार को सामने देख नलिनी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उदय को सामने खड़ा देख नलिनी खुद को रोक नहीं पाती है और वो दौड़ते हुए उदय की तरफ चल देती है। नलिनी की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर चुकी थे और वो उदय से जाकर लिप चुकी थी। उदय, मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगे और मेरी तरफ से लड़ने आओगे। अब हम साथ मिलकर भानु और उसकी इस सेना को खत्म कर देंगे। नलिनी को उदय से गले लगकर ऐसे लगता है जैसे उसने जंग जीत ली हो। उदय उसकी ताकत की तरह था और नलिनी उससे बेहद प्रेम करती थी। लेकिन वो कहते हैं न वक्त खराब हो तो अपने और परायों की पहचान मुश्किल हो जाती है। उदय से गले लगी नलिनी को अचानक बेहद दर्द का एहसास होता है। माँ,
दर्द से उठी नलिनी की यह करुण पुकार उस पूरे पहाड़ में गूंज जाती है। जिस प्रेमी के भरोसे नलिनी इस जंग को जीतने का सपना देख रही थी, उसी उदय ने नलिनी की पीठ में सच का खंजर घोंप दिया था। उदय को खुद से दूर करती हुई नलिनी के मुंह से रक्त की एक धारा निकल पड़ती है। लड़खड़ाती हुई नलिनी किसी तरह खुद को संभालती है और उदय की ओर देखते हुए कहती है, उदय, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो तुम पर कितना भरोसा किया था। तुमने तो मेरी ताकत बनने का वादा किया था, फिर तुमने ही मेरी पीठ में ये खंजर कैसे घोंप दिया? उदय। नलिनी की आंखों में अब दर्द से ज्यादा विश्वासघात के आंसू थे। अपने ही प्यार के हाथों जख्म खाकर नलिनी अब बिल्कुल टूट गई थी। उधर दूसरी ओर अपने हाथों पर लगे नलिनी के खून को साफ कर रहा उदय नलिनी की ओर देख भी नहीं रहा था। उदय को इस तरह नजरें चुराते देख नलिनी उससे एक बार फिर कहती है, क्या हुआ उदय? नजरें नहीं मिला पा रहे हो क्या? इतना कहने के साथ ही नलिनी खांसने लगती है और उसके मुंह से एक बार फिर रक्त बाहर आने लगता है। जमीन पर अपने घुटनों के सहारे बैठी नलिनी अपने एक हाथ से मुंह से निकलते रक्त को रोकने की कोशिश करती है तो दूसरे हाथ से अपने पीठ के जख्म को टटोलने की कोशिश कर रही थी। नलिनी को इस तरह खांसते देख उदय उसकी ओर देखता है और कहता है, नलिनी, मुझे भी ये सब मजबूरी में करना पड़ा। दरअसल राजा भानु के बाद इस राजघराने का राजा वही बनेगा जो भैरवी से शादी करेगा। मैं प्रेम तो तुमसे करता था, लेकिन भैरवी भी मुझसे बेहद प्रेम करती थी। इसलिए मैंने भैरवी के साथ शादी करने का फैसला किया है। तुमसे ये ब्रह्मयंत्र लेने के बाद मैं इसे भैरवी को दे दूंगा और फिर हमारा राज्य इस पूरे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। हम पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे। उदय के इस लालच और मक्कारी को देख नलिनी को अब खुद पर शर्म आ रही थी। तभी नलिनी को कुछ याद आता है और वो उदय की ओर देखते हुए कहती है, उदय, मेरा छोटा भाई नयन कहाँ है? मैंने तो उसे तुम्हारे पास छोड़ा था। आजकल अनहोनियों के साथ ही गलबहियां कर रही नलिनी एक और अनहोनी का अंदेशा होते ही सहम जाती है। नलिनी को इस तरह सहमता देख उदय उससे कहता है, तुम चिंता मत करो नलिनी, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। इतना कह उदय सैनिकों को इशारा करता है। थोड़ी ही देर में सैनिक एक बड़ी सी थैली ले आते हैं और उसे नलिनी के सामने पटक देते हैं। थैली के पटकते ही उसके भीतर से कराहने की आवाज आती है। उस थैली के भीतर से आती कराहने की आवाज सुन नलिनी को अंदेशा हो जाता है कि यह उसका भाई है। वह किसी तरह वहां पहुंचती है और थैली को ऊपर से खोलती है। नयन, नयन, तुम ठीक हो नयन? अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। थैली के भीतर से कराह रहे नयन की आंखें दर्द के मारे बंद थी। अपनी बहन की आवाज सुनते ही नयन तुरंत अपनी आंखें खोलता है। दीदी, 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 इन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं छटपटा रहा था तो इन्होंने मेरे हाथ पैर को बांधकर मुझे इस थैले में डाल दिया और फिर उसके बाद मुझे जानवरों की तरह मारा। इतना कह नयन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। नयन को इस तरह दर्द में देख और उसकी इन बातों को सुनने के बाद नलिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने छोटे भाई को इस तरह दर्द में देख नलिनी तो मानो अपना दर्द भूल ही गई थी। वो किसी तरह नयन को उस थैले से निकालती है और उसके हाथ पैर को खोल उसे गले से लगा लेती है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो नयन। तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही इस कमीने पर विश्वास करके तुम्हें इसके यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारी आज ये हालत मेरी वजह से हुई है भाई, मुझे माफ कर दो। नलिनी की इन बातों को सुन नयन की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। भाई बहन के इस करुण विलाप को देख भानु के साथ आए सैनिकों के भीतर भी एक पल के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। लेकिन भानु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नलिनी और नयन को रोते देख वो उनके थोड़ा नजदीक जाता है और नलिनी से कहता है, तुम्हारे नाना और माँ तो अब बचे नहीं। तुम्हारे पास अब एकलौता यही भाई बचा है। तुम उस ब्रह्मयंत्र को मुझे दे दो। अगर मुझे दया आ गई तो मैं तुम दोनों को जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। भानु के इस सवाल का नलिनी कोई जवाब देती उससे पहले ही नयन अपने धीमे स्वर में कहता है, नहीं दीदी, आप इस ब्रह्मयंत्र को इस पापी को नहीं दे सकती। हमारी माँ, नाना और उनके पूरे खानदान ने इसे बचाते हुए अपनी जान दे दी है। हमें इसे किसी दुष्ट के हाथों में नहीं दे सकते हैं। नयन की इन बातों को सुनने के साथ ही भानु अपना आपा खो बैठता है। अगले ही क्षण वो अपना पैर उठाता है और नयन की छाती पर एक लात दे मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? इतना कहने के साथ ही भानु अपने पैर को नयन के चोटों के ऊपर रख उसे और भी दबाने लगता है। पहले से ही अधमरी हालत में पड़े नयन के लिए ये चोट और दर्द बर्दाश्त से बाहर थे। माँ,
मुझे भी यहाँ से ले चलो माँ। दर्द से यूं कराह रहे नयन के लिए अब मौत ज्यादा आसान लगने लगी थी। भाई की इस हालत को देख नलिनी भानु के पैरों को पकड़ते हुए उसे हटाने की कोशिश करती है। पीठ में लगे हुए खंजर के साथ भानु का पैर नयन की छाती से हटाने की कोशिश कर रही नलिनी उससे कहती है, हम तो तुम्हारी ही संतान है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, इसे छोड़ दो। नलिनी को इस तरह गिड़गिड़ाते देख भानु को काफी मजा आ रहा था। हा हा हा, अब आई तुम अपनी औकात पर। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस वजह से तुम दोनों भी मुझे पसंद नहीं हो। इस सिंहासन पर सिर्फ मेरी बेटी भैरवी का हक है और यहाँ उसी का शासन चलेगा। चलो वो ब्रह्मयंत्र मुझे दे दो और अपने भाई की जान बचा लो। उधर अपने पिता की बातों को सुन नलिनी सोच में डूबी हुई थी। उसका हाथ बार बार ब्रह्मयंत्र पर जा रहा था और वो उसे भानु को देने या न देने के फैसले के बीच उलझी हुई थी। क्या अपने भाई की जान बचाने के लिए ब्रह्मयंत्र को भानु को सौंप देगी नलिनी? अपनी माँ और नाना की मृत्यु तथा अब अपने प्रेमी से धोखा खाने के बाद क्या होगा नलिनी का अगला कदम? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एप 3 कोई लौट के आए है। नलिनी ने खुद की जान देकर भी ब्रह्मयंत्र की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन अब अपने भाई को मुसीबत में देख नलिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नलिनी अब ब्रह्मयंत्र को भानु को सौंपने या ना सौंपने के फैसले के बीच उलझी हुई थी। उधर अपनी बहन को इस तरह दुविधा में देख नयन एक बार फिर से नलिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं दीदी, आप इस ब्रह्मयंत्र को किसी और को देने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। दीदी, हमारी माँ और उनके पूरे खानदान ने ब्रह्मयंत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मैं इस कुर्बानी पर पानी नहीं फेर सकता। दीदी, आप किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। नलिनी के सामने घायल अवस्था में पड़ा नयन ये जानता था कि आगे उसकी मृत्यु निश्चित है। वो किसी भी हाल में उस ब्रह्मयंत्र को भानु को नहीं सौंपना चाहता था। नयन की बातों को सुन नलिनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, भाई, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नलिनी अपनी बातों को पूरा करती उससे पहले ही भानु एक बार फिर से अपना पैर नयन के सीने पर रखते हुए कहता है, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तुझे क्या लगता है तेरी बहन यहाँ से बिना ब्रह्मयंत्र दिए चले जाएगी? अरे मैं तो तुम दोनों पर दया करके तुम्हारी जान बख्शने की बात कर रहा था, वरना किसी में अब हिम्मत नहीं है जो इस ब्रह्मयंत्र को मुझे ना दे। अपने घावों और भानु का पैर पड़ने के साथ ही नयन छटपटा उठता है। उसके मुंह से निकलने वाली चीखें उस पहाड़ी में गूंज रही थी। अपने दर्द से परेशान नलिनी भाई की इन चीखों को सुन अपना दर्द भूल जाती है। उसे तो याद भी नहीं रहता है कि किसी ने उसकी पीठ में खंजर उतार दिया है। जमीन पर बैठी नलिनी अपने भाई के शरीर से भानु का पैर हटाने की कोशिश करती है। छोड़ो इसे, ये अभी बच्चा है, इसे कुछ समझ नहीं है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। नयन के शरीर से भानु का पैर हटाने के लिए नलिनी उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। अपने दोनों आंखों को बंद कर वो भानु से नयन को जाने देने की विनती कर रही थी। तभी अचानक नलिनी के चेहरे पर रक्त की एक धार पड़ती है और उसे जोर की एक चीख सुनाई देती है। अपने हाथों को नलिनी जब अपने चेहरे पर ले जाती है तो उसका चेहरा पूरा रक्त से भर गया था। अपने चेहरे से खून को पोंछते हुए नलिनी जब अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी सांसें ही थम जाती हैं। भाई, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तुम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भानु? मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो भाई। भानु के सामने नलिनी के हाथ जोड़ने के बावजूद भानु ने उसके भाई के सीने में अपनी तलवार घुसा दी थी। नलिनी की आंखों के सामने अब उसके भाई का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। अपने भाई के सर को अपनी गोद में रखे हुए नलिनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नयन, ए नयन, देखो तुम्हारी दीदी तुम्हारे सामने बैठी है। नयन, भाई, मेरे भाई, आंखें खोलो नयन, चलो दीदी के साथ खेलने नहीं चलोगे? नयन, भाई, जिस भाई को नलिनी ने अपनी गोद में खिलाया था और जिसका उसने बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल था, उसके मृत पड़े शरीर में भी नलिनी को अपना छोटा खेलता हुआ भाई ही दिख रहा था। नयन के मृत शरीर के साथ इस तरह नलिनी को विलाप करते देख वहां सब चुप थे। तभी भानु हंसते हुए कहता है, हा हा हा, लगता है भाई के मरने के गम में अब ये भी नहीं बचेगी। जाओ इसके भाई के शरीर को यहाँ से नीचे फेंक दो और इससे ब्रह्मयंत्र छीन कर ले आओ। भानु की आज्ञा मिलते ही उसके सैनिक नलिनी की तरफ बढ़ते हैं। तभी नलिनी एक घायल शेरनी की तरह पीछे मुड़ती है।
नलिनी से उसकी तलवार तो काफी पहले ही अलग हो गई थी। अपने अगले बगल में कोई अस्त्र शस्त्र न मिलते देख नलिनी अपने पीठ के घाव पर अपना हाथ ले जाती है और वहां धसे हुए खंजर को बाहर निकाल लेती है। खंजर निकालने के साथ ही नलिनी की पीठ से रक्त का फव्वारा निकल पड़ता है और उसे भयंकर दर्द का एहसास होता है। दर्द से कराहती नलिनी काफी जोर से चीखती है और चीखते हुए कहती है, अगर कोई भी अब मेरे भाई या ब्रह्मयंत्र की तरफ बढ़ा, मैं उसका गला अभी काट दूंगी। नलिनी को इस तरह पीठ से खंजर निकालते देख और फिर उसकी चीख को सुनने के बाद अब किसी भी सैनिक की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नलिनी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों से आते आंसुओं की धारा से वहां की मिट्टी को पूरी तरह से गीली कर चुकी थी। अपने भाई को अपने गोद में समेटे हुए नलिनी उससे कहती है, भाई, तुम्हारी इस हालत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर देना नयन, जो मैंने इस दुष्ट उदय पर भरोसा करके तुम्हें उसके पास छोड़ा। भाई, अगर हम फिर कभी किसी जन्म में मिले तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। नलिनी की इन बातों को सुन दूर खड़ा उदय उसके पास आता है और कहता है, जो भी हुआ उसका दुख मुझे भी है नलिनी, लेकिन अब वक्त के आगे हम कर भी क्या सकते हैं। तुम ये ब्रह्मयंत्र सम्राट भानु को सौंप दो, मैं उनसे विनती करके तुम्हारी जान बख्श देने की बात करूंगा। उदय के इतने कहते ही नलिनी अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसकी ओर देखती है। इस हालत में नलिनी का शरीर एक आग के गोले की तरह लग रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। नलिनी को इस रूप में देख उदय की हालत खराब हो जाती है। वो घबरा कर पीछे हटता है और लड़खड़ा कर गिरने लगता है। तभी एक सैनिक उसे संभालता है। उदय को डरता देख भानु आगे आता है। क्या हुआ उदय? अभी तुम इस लड़की से डर जा रहे हो, तो तुम आगे राज कैसे चलाओगे? देखो मैं किस तरह इससे ब्रह्मयंत्र छीन कर लाता हूँ। इतना कह भानु आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी नलिनी अचानक से खड़ी हो जाती है। नलिनी के एक हाथ में खंजर था तो दूसरे हाथ में उसने अपने भाई के मृत शरीर को उठा रखा था। अचानक इस तरह से खड़े होने की वजह से नलिनी के घाव पर भी काफी दबाव पड़ता है और उसके पीठ से रक्त भी काफी तेजी से निकलने लगता है। नलिनी को इस रूप में देख वहां मौजूद सैनिकों और उदय की हालत खराब होने लगती है। एक पल के लिए नलिनी को इस रूप में देख भानु भी घबरा गया था। भानु समेत वहां मौजूद सभी लोग अब एकटक निगाहों से नलिनी को देखे जा रहे थे। उधर खड़ा होने के साथ ही नलिनी ने कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर दिया था। नलिनी को इस तरह जाप करते देख उदय भानु से कहता है, सम्राट, ये नलिनी क्या कर रही है? ये मंत्र क्यों पढ़ रही है? नलिनी को इस तरह मंत्र पढ़ते देख भानु बिल्कुल शांत था। उदय का सवाल सुनते ही वह बाकी सबको भी शांत रहने का इशारा करता है। नलिनी के मंत्रों को समझने के साथ ही भानु का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, सावधान, ये नलिनी तो खुद को नष्ट करने का मंत्र पढ़ रही है। इसके मंत्रों के पूरा होने के साथ ही इसका शरीर विस्फोटक का काम करेगा और वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को नष्ट कर देगी। पहले नलिनी का रौद्र रूप और अब उसे इस तरह से मंत्र पढ़ते देख भानु के सैनिक डर के मारे मारे थर थर कांपने लगे थे। तभी उदय कहता है, लेकिन सम्राट, ये शक्ति तो सिर्फ 5वें श्रेणी से ऊपर के योद्धाओं को मिलती है। फिर नलिनी के पास ये शक्ति कहाँ से आ गई? इस पूरे कौशल देश में 5वें श्रेणी से ऊपर के योद्धा तो सिर्फ आप, उग्रसेन और सेनापति बिंबिसार ही थे। उदय की बातों को सुन भानु कहता है, हो सकता है उग्रसेन और सेनापति बिंबिसार ने उसे ये दीक्षा दी होगी। अब चाहे जो भी हो, मंत्र पूरा होने से पहले इसका गला काट दो। इतना कह भानु अपनी तलवार को उदय की ओर उछाल देता है। भानु का तलवार पकड़ने के बाद उदय जैसे ही नलिनी की ओर बढ़ने वाला था कि उससे पहले ही नलिनी उन मंत्रों का आह्वान शुरू कर देती है। इस जगत के निर्माता, मैं दशों दिशाओं और अपने पूर्वजों को साक्षी मानते हुए आपसे यह विनती करती हूँ कि आप मुझे अपने इस शरीर को नष्ट करने की शक्ति दीजिए। इतना कह नलिनी खुद की आंखें बंद करती है और अपने मन को एक जगह समेटकर अपने आप को इस ब्रह्मांड में मिला देने के लिए अपने शरीर को छोड़ देती है। नलिनी के द्वारा इन मंत्रों का आह्वान करते ही उस पूरे पहाड़ी घाटी में बादलों का गर्जना शुरू हो जाता है। पूरे आकाश में बिजलियां चमकने लगती हैं और बिजली धरती जा टकराए जिसे देख सबका कलेजा दहल रहा था। वहां काफी जोर की हवाएं भी चलने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो प्रकृति उस पहाड़ को अभी अपने आगोश में ले लेगी। आंखें बंद कर खड़ी नलिनी इस पूरे दृश्य को सिर्फ महसूस कर रही थी। लेकिन सामने खड़ा भानु, उदय और उसकी पूरी फौज इस दृश्य को देख आतंकित हो चुके थे। उन्हें अब अपना अंत नजदीक नजर आ रहा था। लेकिन
नलिनी को उस वक्त काफी जोर का झटका लगता है, जब आह्वान के बाद भी उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देख नलिनी अपनी आंखें खोलती है तो बाहर भी सब कुछ सामान्य हो चुका था। उस घाटी में गरजते बादल, चमकती हुई बिजलियां और हवाओं का चलना बिल्कुल बंद हो चुका था। सभी चीजों के इस तरह सामान्य होते ही भानु के चेहरे पर उसकी क्रूरता भरी हंसी एक बार फिर से वापस लौट आती है। वह कहता है, क्या हुआ लड़की? खत्म हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम तो किसी काम की नहीं हो। ना तुमसे आज तक घर पर कोई काम हुआ और ना तुम यहाँ किसी काम की हो। अब जल्दी से वो ब्रह्मयंत्र मुझे दे दो, वरना तुम्हारी मौत और भी ज्यादा खतरनाक होगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी खुद को नष्ट ना कर पाने की वजह से नलिनी काफी निराश सी हो गई थी। काफी रक्त बह जाने की वजह से नलिनी का बेजान शरीर उसे ज्यादा देर तक खड़ा रहने की अनुमति नहीं दे रहा था और वो एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई थी। भानु की हंसी उसे काफी चुभ रही थी और ये सब नलिनी के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपने भाई के शव को गोद में ही लिए हुए नलिनी भानु की तरफ देखते हुए कहती है, तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भानु। तुझसे मैं अपना बदला जरूर लूंगी। तुम्हारी और इस उदय की मौत मेरे ही हाथों होगी। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते कहते नलिनी के मुंह से एक बार फिर से रक्त निकलने लगता है। नलिनी के मुंह से निकलते रक्त और उसे इस तरह जमीन पर धराशायी देख भानु को उससे तनिक भी डर नहीं लग रहा था। वह हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तूने अपनी हालत देखी है, जो तू मुझसे बदला लेगी। लड़की, मुझसे बदला लेने के लिए तेरा जिंदा होना जरूरी है, लेकिन मैं तेरी मौत अभी पक्की कर देता हूँ। भानु अभी आगे कुछ बोलता, तभी नलिनी उसकी ओर मुड़ती है। मैं नलिनी, अपनी माँ नीलम की बेटी और महाराज उग्रसेन की नतिनी। मैं आज ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने भाई, माँ और उनके पूरे खानदान के मौत का बदला जरूर लूंगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं सजा जरूर दूंगी, फिर चाहे मुझे कई जन्म ही क्यों न लेना पड़े। इतना कह नलिनी एक बार अपना नजर घुमाती है और वहां मौजूद सभी लोगों को देखती है। भानु तथा उदय नलिनी को इस तरह सबको देखते देख कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें नलिनी का अगला कदम समझ नहीं आ रहा था। तभी नलिनी अपने भाई के शरीर को उठाती है और उस पहाड़ी से छलांग लगा देती है। नलिनी को इस तरह छलांग लगाते देख सभी हैरान रह जाते हैं। भानु तुरंत दौड़ते हुए किनारे पर आता है और अपने सैनिकों से कहता है, तुम सब तुरंत नीचे जाओ और उसे ढूंढो। मुझे उसका मृत शरीर भी चाहिए। अपने बदले को पूरा करने के लिए क्या अब दूसरा जन्म लेगी नलिनी? क्या नलिनी का बदला हो पाएगा पूरा या भानु बना रहेगा एक निरंकुश शासक? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एक 4 रहस्यमयी गाथा। ब्रह्मयंत्र को पाने की सनक ने भानु को एक राक्षस बना दिया था और अब अपनी पत्नी के बाद उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी थी। अपने भाई, माँ और अपने पूरे खानदान की मौत से आहत नलिनी खुद के शरीर में विस्फोट कर सब कुछ नष्ट कर देना चाहती थी। लेकिन उसके आह्वान के बाद भी ऐसा ना होने की वजह से वो अपने भाई के मृत शरीर को लेकर पहाड़ से कूद जाती है। उस पहाड़ से कूदने के बाद नलिनी की आंखें बंद हो रही थी। हवा को काटते हुए नीचे गिरती चली जा रही नलिनी अब सिर्फ चीजों को महसूस कर सकती थी। नलिनी का होश खो रहा था। अचानक नलिनी को लगता है उसकी आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ रही है। नलिनी को अब सब कुछ महसूस होना बंद हो चुका था और वो चाहकर भी अपनी आंखों को नहीं खोल पा रही थी। ये मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरे चारों तरफ ये अजीब सन्नाटा क्यों है? मेरा भाई कहाँ गया? खुद से ही ये सवाल किए जा रहे नलिनी का मन और मस्तिष्क शून्य होता जा रहा था। नलिनी का मस्तिष्क अब पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था और नलिनी एकदम शून्य हो जाती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? मेरा यहाँ दम घुट रहा है। थोड़े समय के बाद जब नलिनी को होश आता है, तो अपनी आंखों को खोलने के साथ ही नलिनी को अब काफी अजीब महसूस हो रहा था। नलिनी को इस बात का एहसास था कि उसने अपनी आंखों को ज्यादा समय के लिए नहीं बंद किया था, लेकिन उसे लगता है इन 2-4 पलों में ही उसने सैकड़ों साल जी लिए हैं। उसे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। नलिनी को उस वक्त और भी ज्यादा अजीब लगता है, जब उसे अपना शरीर बदला बदला सा लगता है। मेरे हाथ पैर तो इतने पतले नहीं थे। ये मेरा शरीर अचानक इतना पतला कैसे हो गया है? मुझे तो मेरी शरीर की लंबाई भी छोटी लग रही है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इन्हीं बातों को सोच नलिनी जब अपने हाथ को इधर उधर घुमाती है, तो उसे एहसास होता है कि वो किसी ताबूत में बंद है। ताबूत में बंद नलिनी की सांसें रुकने लगी थी।
दम घुटने की वजह से नलिनी जोर जोर से खांसने लगती है और वो अपने हाथों से उस ताबूत को अंदर से खोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इसमें नाकामयाब रहने की वजह से वो उसे पीटना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ बंद पड़े ताबूत के पास सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उस ताबूत के सामने जल रहे दिए और उसके ऊपर चढ़ाए गए फूलों से ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां किसी की मृत्यु हुई है और उसके शरीर को ताबूत में रखा गया है। ताबूत के अंदर से आती आवाजों को सुन उस बूढ़ी अम्मा का दिल घबराने लगता है। ये क्या हो रहा है? कहीं इसके अंदर भूत तो नहीं है? ताबूत के अंदर से आती आवाजों को सुनने की वजह से बूढ़ी अम्मा को उसे खोलने में डर लग रहा था, लेकिन अंदर से आ रही खांसने की आवाजों को सुन वो ताबूत को खोल देती है। ताबूत का दरवाजा खुलने के साथ ही नलिनी सबसे पहले तो खुलकर सांस लेती है। उधर उसे देख सामने खड़ी बूढ़ी अम्मा डर के मारे थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है। सामने खड़ी अम्मा को इस तरह हैरान होते देख नलिनी कहती है, क्या हुआ अम्मा? आप मुझे देख हैरान क्यों हो रही हैं? मेरा भाई कहाँ गया? मेरा छोटा भाई कहाँ है? नलिनी अभी इन सवालों को कर ही रही थी कि तभी उसे ब्रह्मयंत्र का भी ख्याल आता है। ब्रह्मयंत्र कहाँ गया? ब्रह्मयंत्र को खुद के पास ना देख नलिनी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उधर थोड़ी ही दूर पर गिरी हुई अम्मा अभी भी नलिनी को घूरे जा रही थी। नलिनी को भी काफी अजीब महसूस हो रहा था। वह तुरंत ही खड़ी होकर ताबूत से बाहर निकलती है। ताबूत से बाहर निकलते ही नलिनी की नजर सामने रखे आईने पर पड़ती है। उस आईने में खुद का चेहरा देखते ही नलिनी की चीखें निकल जाती हैं। ये कौन है? ये मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मेरा शरीर नहीं है। छी, ये लड़की कितनी कमजोर है। नलिनी का शक सही साबित होता है और यह शरीर वास्तव में उसके पुराने शरीर से काफी अलग था। खुद को किसी और के शरीर में पाकर नलिनी को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। नलिनी का सर भी काफी भारी लग रहा था और उसके सर में भयानक दर्द भी था। नलिनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वही खड़ी अम्मा उसकी तरफ आती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, बेटी, बेटी नैना, तुम जिंदा हो। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो। उन दुष्टों ने तुम पर बहुत जुल्म किया है बेटी। राजवैद्य ने कहा कि तुम्हारी सांसें रुक गई हैं तो वो तुम्हें एक झटके में ही यहाँ फेंक कर चले गए। वो तो सेनापति को जब मैंने तुम्हारे भाई की याद दिलाई, तब जाकर उन्होंने तुम्हारे शरीर को रखने के लिए ये ताबूत दिया है। बूढ़ी अम्मा की इन सारी बातों से नलिनी का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। नलिनी को उनका कहा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उस बूढ़ी अम्मा को बीच में ही रोकते हुए कहती है, आप ये क्या बोल रही हैं अम्मा? मैं कहाँ हूँ? मेरा शरीर इतना बदला बदला क्यों है? नलिनी की इन बातों को सुन अम्मा उसकी ओर देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? लगता है तुम्हारे सर पर भी चोट लग गई है, तभी तुम्हारी सांसें बंद हो गई होंगी। बूढ़ी अम्मा जितना बोल रही थी, नलिनी की उलझन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वह फिर से कहती है, अम्मा, ये नैना कौन है और मेरा शरीर इतना कैसे बदल गया है? आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे सारी सच्चाई बताइए। नलिनी को इस तरह निवेदन करते देख वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी, तुम ही तो नैना हो और फिर ये शरीर भी तो तुम्हारा है। उन दुष्टों ने तुम पर जुल्म की इतनी इंतहा की है, लगता है उसी वजह से तुम अपनी यादाश्त खो बैठी हो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुन नलिनी को इतना तो एहसास हो गया था कि वो किसी और के शरीर में आ गई है, लेकिन नलिनी को काफी अजीब अनुभव हो रहा था। नलिनी अपने पुराने शरीर में 5वीं श्रेणी के योद्धा का ज्ञान हासिल कर रही थी और अपने नए शरीर में वो मात्र एक साधारण से लड़की बनकर रह गई थी। नलिनी को यूं सदमे की स्थिति में देख बूढ़ी अम्मा कहती है, क्या हुआ बेटी? तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें अभी तक कुछ याद नहीं आया? बूढ़ी अम्मा की बातों को सुन नलिनी उनकी तरफ देखती है, लेकिन इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी, ये वो किसी से बयां नहीं कर सकती थी। नलिनी उस बूढ़ी अम्मा से सिर्फ इतना ही कहती है, अम्मा, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी किस तरफ है? अचानक इस सवाल को सुन वह बूढ़ी अम्मा थोड़ा चौंकते हुए कहती है, तुम्हें वहां क्यों जाना है? तुम वहां जाकर क्या करोगी? बूढ़ी अम्मा की बातों को सुन नलिनी कहती है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। आप मुझे बस वहां का पता बता दीजिए। नलिनी की इस बुरी हालत को देख बूढ़ी अम्मा कहती है, ठीक है बेटी, इस महल से निकलने के बाद तुम पूरब की ओर जाने वाले रास्ते को पकड़ लेना। कुछ समय तक लगातार चलने के बाद तुम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाओगी। अम्मा से रास्ता सुनने के बाद नलिनी दौड़ना शुरू करती है।
वह दौड़ते दौड़ते ही महल का रास्ता भी पार करती है और दौड़ते दौड़ते ही पूरब के रास्ते को पार करके पहाड़ की तरफ जाने के लिए बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में नलिनी दौड़ते दौड़ते बेसुध की तरह राज्य से बाहर एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच चुकी थी। उस पहाड़ के किनारे पर पहुंचने के साथ ही नलिनी खूब जोर से चीखती है और चीखते हुए कहती है, हे भगवान, तुम मेरे साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हो? तुमने पहले मुझसे मेरी माँ और उनके परिवार को छीन लिया और अब मुझसे मेरे भाई को भी छीन लिया। मैं इसके बाद भी खुद को नष्ट करके सबका बदला पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे ना तो मेरा बदला लेने दिया और ना ही मुझे मरने दिया। तुम चाहते क्या हो भगवान? और तो और मेरा ब्रह्मयंत्र भी मुझसे छीन लिया। आखिर प्रकृति के न्याय का सिद्धांत कहाँ गया? मेरे साथ ही प्रकृति इतना अन्याय क्यों कर रही है? इतना कहते कहते नलिनी की आंखों में पानी भर आता है। हालांकि ऊपर वाले से नलिनी की शिकायत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह आगे कहती है, भगवान, तुमने मुझे मरकर तो मेरा बदला नहीं लेने दिया, लेकिन ये क्या है? तुमने मुझे दूसरा जीवन भी दिया, तो इतने कमजोर शरीर में दिया है, जिससे बदला लेने के लिए मुझे फिर से सभी शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान? मेरे इस जीवन का उद्देश्य ही क्या रह गया है? मैं अपने इस शरीर को भी नष्ट कर लेती हूँ। अब अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिलेगा, मैं अपना बदला तभी पूरा करूंगी। यही सोच नलिनी एक बार फिर से पहाड़ के किनारे पर खड़ी थी। पहले अपना बदला ना पूरा होने और अब दूसरा जीवन मिलने पर इतना कमजोर शरीर मिलने की वजह से नलिनी काफी गुस्से में थी। उसे अब अपने शरीर को खत्म करना ही उचित लग रहा था। नलिनी अपना पहला कदम जैसे ही उस पहाड़ी से छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ नलिनी, तुम इस शरीर को ऐसे ही नहीं नष्ट कर सकती हो। इस शरीर को खोजने के लिए भी मुझे 2 पल में करोड़ों मीलों की यात्रा करनी पड़ी थी। अपने पीछे से आती इस आवाज को सुन नलिनी अपना पैर पीछे खींच लेती है। इसके बाद जब नलिनी पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। नलिनी हैरानी भरी निगाहों से चारों तरफ देखते है और कहती है, कौन है? कौन है यहाँ? ये सवाल करने के बाद भी नलिनी को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। ये देख नलिनी फिर से कहती है, जो कोई भी यहाँ था, वो जल्दी से बाहर चले आओ। अब अगर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं यहाँ से कूदने से पहले तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगी। नलिनी की इन बातों को सुन वहाँ फिर से वो आवाज गूंजती है, ओहे नलिनी, एक तो मैंने तुम्हें बचाया और अब तुम मुझे ही धमकी दे रही हो कि तुम यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लोगी। कोई बात नहीं है लड़की, मैं अभी सामने आता हूँ। तुम अपना दिल थाम कर बैठना, कहीं मुझे सामने देख तुम्हारे दिल की धड़कनें ना रुक जाएं। नलिनी को अभी भी वहां सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी को सामने न देख नलिनी एक बार फिर से कहती है, तुम जो भी हो, जल्दी से सामने आ जाओ, नहीं तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। नलिनी के इतना कहते ही अचानक वहां एक आकृति प्रकट होती है, टनटना। आपने पुकारा और मैं आ गया। ये देखो मैं यहाँ हूँ। अपने सामने अचानक प्रकट हुई इस आकृति को देख नलिनी की धड़कनें सही में रुकने लगी थी। वो किसी तरह खुद को संभालती है और उस आकृति की ओर देखती है। नलिनी के सामने खड़ी वो आकृति अब एक बेहद ही सुंदर युवक का रूप धारण कर चुकी थी। कंधे तक लंबे बाल, बेहद ही सुंदर नैन नक्श और सुडौल शरीर। उस युवक की खूबसूरती देख नलिनी उसकी ओर देखती रह जाती है। तभी वह युवक कहता है, नलिनी, अब तो तुम अपनी आत्मा और नैना के इस शरीर को नष्ट नहीं करोगी ना? उस युवक का सवाल सुन नलिनी हैरानी भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे बचा लिया? मैं इस नैना के शरीर में कैसे आ गई? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। नलिनी को यूं सवाल करता देख वो युवक कहता है, शांत नलिनी शांत, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। उस युवक से इतना सुनते ही नलिनी कहती है, मुझे सारे सवालों का जवाब बाद में देना, पहले तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो और तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? नलिनी के सवालों को सुन वह युवक कहता है, मैं हूँ आर्यमान, मेरी भुजाओं में है लाखों शेरों की ताकत और मैं हूँ हर दिल अजीज। आर्यमान की बातों को सुन नलिनी अब हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। क्या है आर्यमान का रहस्य? नलिनी का यूं शरीर बदलकर नीलाक्षी के शरीर के भीतर जाने का क्या है मकसद? क्या अब नलिनी को मिल पाएगा उससे अलग हुआ ब्रह्मयंत्र? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एप 5 ब्रह्मयंत्र के लिए लड़ाई। कौशल देश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर भानु और उसके सैनिकों से घिरी नलिनी ने नीचे छलांग तो लगा दी थी,
लेकिन इस हादसे में मृत्यु की जगह नलिनी की आत्मा अब एक दूसरे शरीर में आ गई थी। अपनी माँ, नाना और भाई को खोने के बाद भी नलिनी को एक बेहद ही कमजोर शरीर मिला था और अब उसे ब्रह्मयंत्र को खोने का भी डर सता रहा था। नलिनी के सामने अचानक प्रकट हुए आर्यमान को देख नलिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हैरान होते हुए आर्यमान से कहती है, आर्यमान, तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ कैसे ले आए? मैं तो कौशल देश में थी और मैंने वहाँ की पहाड़ियों से छलांग लगा दी थी, फिर मैं ये किस देश में कहाँ आ गई हूँ? आर्यमान, मेरे साथ मेरा ब्रह्मयंत्र भी था, वो कहाँ गया? आर्यमान को सामने खड़ा देख नलिनी उसके ऊपर सवालों का बौछार कर देती है। नलिनी अपने सवालों का जल्द से जल्द जवाब चाहती थी, लेकिन आर्यमान अभी भी चुप था। उसे चुप खड़ा देख नलिनी कहती है, आर्यमान, सच्चाई क्या है? मुझे सच्चाई जाननी है। आखिर मेरा पुराना शरीर और मेरा ब्रह्मयंत्र कहाँ गया? तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? आर्यमान से अपने सवालों को पूछते हुए एक तरफ नलिनी काफी बेचैन हो रही थी, तो उधर दूसरी ओर आर्यमान अभी भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कुराते हुए ही कहता है, शांत नलिनी शांत, मैं तुम्हें कितनी बार शांत रहने के लिए बोलूं? आर्यमान के इतना कहते ही नलिनी की साधारण से दिखने वाली आंखें बड़ी होने लगती हैं। ये देख आर्यमान उससे कहता है, नलिनी, गुस्सा नहीं, तुम गुस्सा करने के बदले खुद के भीतर एक बार झांक कर देखो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अपने मन को शांत करो और खुद को इस दुनिया से दूर ले जाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाते हुए महसूस करो। तुम्हें तुम्हारे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। आर्यमान की बातों को सुन नलिनी सबसे पहले खुद को शांत करती है। खुद को शांत करने के बाद नलिनी अपनी आंखों को बंद करती है और अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश करती है। लगातार सामने आ रही परेशानियों और अपनों को खोने का गम नलिनी के ऊपर इस कदर हावी था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। नलिनी चाह कर भी अपने मन और मस्तिष्क को इस वक्त एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रही थी। अपनी कोशिशों में असफल रहने के बाद नलिनी आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान, तुम जो भी बता रहे हो, मैं इस वक्त उसे देख पाने में असमर्थ हूँ। अपने पुराने शरीर में मैं 5वीं श्रेणी की योद्धा थी और मेरा आध्यात्मिक ज्ञान भी अपने चरम पर था, लेकिन इस नए शरीर के साथ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं ये लड़की जिंदा भी कैसे थी। नलिनी अब अपने गुस्से के चरम पर थी और ये सारी बातें वो काफी गुस्से में बोल रही थी। तभी आर्यमान कहता है, नीलाक्षी, नीलाक्षी नाम है इस लड़की का। इस राज्य के सबसे महान योद्धा वीरभद्र और प्रतिभा की बेटी है नैना। नीलाक्षी का इस तरह से परिचय सुन नलिनी उसकी ओर देखते हुए कहती है, अगर इसके माता पिता इतने महान थे, तो फिर इसके पास कोई भी शक्ति क्यों नहीं है? ये मेरी हम उम्र है, लेकिन इसी उम्र में मेरे पास दुनिया की सारी शक्तियां थी, फिर ये इतनी कमजोर क्यों रह गई? इससे ज्यादा ताकतवर तो मेरे राजमहल का रसोइया था। नलिनी अपनी आत्मा के इतने कमजोर शरीर में आ जाने की वजह से काफी गुस्से में थी। उसकी बातों को सुन आर्यमान कहता है, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे तुमने जो सवाल किया था कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मैंने क्यों बचाया है? आर्यमान के इतना कहते ही नलिनी बीच में बोलते हुए कहती है, हाँ, मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। नलिनी की उत्सुकता को देख रहा आर्यमान सिर्फ मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने वो कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक भिखारी को एक अंगूठी मिलती है और फिर उसमें से वो जिन निकलता है, जिसके बाद जिन उसका सेवक बन जाता है। अपने मस्तमौला अंदाज में इन बातों को बता रहे आर्यमान की बातों को सुन नलिनी कहती है, हाँ, मैंने सुना है। तो क्या तुम वही जिन हो? लेकिन मेरे पास तो कोई अंगूठी ही नहीं थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? नलिनी का इस वक्त सब कुछ दांव पर लगा हुआ था और वह जल्द से जल्द अपने सवालों का जवाब चाहती थी, लेकिन आर्यमान उसे पहेलियां ही बुझाए जा रहा था। नलिनी की बातों को सुन आर्यमान कहता है, नहीं नहीं बाबा, मैं कोई जिन विन नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा आर्यमान हूँ। बस इतना समझ लो कि तुमने मुझे अपने पूरे दिल से पुकारा था। तुम्हें मेरी मदद की दरकार थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं उस जिन की तरह तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यमान की इन बातों को नलिनी बेहद ही गंभीरता के साथ सुन रही थी। उसकी बातों को सुन नलिनी को अब कुछ कुछ चीजें समझ आ रही थी। वह कहती है, आर्यमान, क्या तुम ब्रह्मयंत्र हो? क्योंकि मैंने तो अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मयंत्र को याद किया था। क्या तुम ही ब्रह्मयंत्र हो? नलिनी अब हैरानी भरी निगाहों से आर्यमान की ओर देखे जा रही थी। नलिनी को इस तरह अपनी ओर देखते देख आर्यमान खूब जोर से हंसता है, हा हा हा, नहीं नहीं, तुम इस तरह मेरी ओर मत देखो, मैं ब्रह्मयंत्र नहीं हूँ।
मैं तो बस उसका एक अंश हूँ। मैं तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। आर्यमान का परिचय जानने के साथ ही नलिनी उससे कहती है, आर्यमान, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए थे? मैंने तो ब्रह्मयंत्र से काफी मदद मांगी थी। नलिनी की इस बात को सुनते ही आर्यमान उसे जवाब देते हुए कहता है, नलिनी, उस वक्त मेरे आने का समय नहीं हुआ था। मेरा जब समय होता है, मैं तभी आता हूँ। आर्यमान के इतना कहते ही नलिनी का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठता है। तुम्हारे ब्रह्मयंत्र को बचाते बचाते मेरी माँ, नाना और उनका पूरा खानदान कुर्बान हो गया। मेरे भाई की उन्होंने निर्ममता से हत्या कर दी और तुम अभी मेरी मदद के लिए आए हो। तुमने मुझे उस पहाड़ से गिरने के साथ ही मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया? तुम मेरे परिवार को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आर्यमान। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। इतना कहते कहते नलिनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नलिनी को यूं रोता देख आर्यमान उसकी तरफ आता है और कहता है, नलिनी, तुम्हारे परिवार को बचाना या उन्हें मरने देना, ये कभी भी मेरे हाथों में नहीं था। मैं ना तो जन्म देने वाला हूँ और ना ही मैं किसी की मृत्यु निश्चित करता हूँ। इस जगत के निर्माणकर्ता और परम शक्तिशाली स्वयं माँ प्रकृति जब तक मुझसे कुछ नहीं कहती है, तब तक मैं कुछ नहीं करता हूँ। और फिर समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। तुम्हारे भाग्य में अपनों की मृत्यु लिखी हुई थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ हुआ। आर्यमान नलिनी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नलिनी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह गुस्से में चीखते हुए कहती है, बस कुछ पल की बात थी। अगर तुम कुछ समय पहले आ जाते तो मेरे भाई की जान बच जाती। जब तुम मेरे भाई की जान नहीं बचा सके, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? नलिनी को अभी भी इस तरह गुस्सा देख आर्यमान कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ नलिनी, लेकिन जब तुम्हारे दिल की आवाज पूरी शुद्धता के साथ मेरे पास पहुंची, तभी मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ पाया हूँ। इससे पहले जब भी तुमने मुझे पुकारा था, तुम्हारा कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था, लेकिन इस बार तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के पुकारा था। तुम्हारी पुकार काफी पवित्र थी और उसमें वो करुणा थी, जो अंतरिक्ष में कभी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए मैं चला आया। आर्यमान अपने आने और ना आने का कारण नलिनी को बता चुका था, लेकिन नलिनी का गुस्सा और उसका रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। वह रोते रोते ही कहती है, चाहे जो भी हो आर्यमान, लेकिन मैं तुम्हें अब कभी माफ नहीं करूंगी। आर्यमान के ऊपर नलिनी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके सवाल भी अभी खत्म नहीं हुए थे। वह कहती है, अगर तुम मेरी मदद के लिए आए हो और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भी है, तो फिर चलो हम अभी ही सबको पराजित करके आते हैं। मेरा बदला तो अभी ही पूरा हो जाएगा। नलिनी जल्द से जल्द अपना बदला पूरा करना चाहती थी। उसके इस उतावलेपन को देख आर्यमान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, नलिनी, ये लड़ाई तुम्हारी है, इसके ऊपर तुम्हें खुद ही जीत पानी है। मैं बस तुम्हें इसके लिए तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई में इस वक्त हिस्सा नहीं ले सकता। आर्यमान की ये बातें नलिनी का गुस्सा और भी बढ़ा रही थी। अपने दांतों को पीसते हुए नलिनी कहती है, इसका मतलब मुझे मेरा बदला अकेले ही लेना होगा। लेकिन आर्यमान, तुमने मुझे इतने कमजोर शरीर में क्यों डाल दिया है? इस शरीर का मैं क्या करूं? नलिनी की बातों को सुन आर्यमान का हंसता मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल भाव शून्य हो जाता है। वह नलिनी की ओर देखते हुए कहता है, नलिनी, ये शरीर नैना का है। जिस तरह से तुम्हारे ऊपर जुल्म हुए हैं, उसी तरह के जुल्म इस बेचारी पर भी हुए थे। तुम जब उस पहाड़ से गिर रही थी, उस समय से लेकर तुम्हारे शरीर के जमीन से टकराने के बीच मैंने इस पूरी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की थी। इस दौरान मुझे सिर्फ नीलाक्षी ही ऐसी दिखी, जिसका शरीर उसके आत्मा से अलग हो रहा था और साथ ही उसका मन भी पवित्र था। नीलाक्षी की आत्मा की पवित्रता उस वक्त तुम्हारे उस करुण पुकार की पवित्रता से मेल खा रही थी। इसलिए तुम्हें ये शरीर मिला है। अब इस शरीर को तुम स्वीकार करो और इसी के साथ जीना सीख लो। आर्यमान की बातों को ध्यान से सुन रही नलिनी कहती है, नीलाक्षी के ऊपर जुल्म किसने किए थे और इसका कातिल कौन है? नलिनी के इस सवाल को सुन आर्यमान कहता है, अपनी आंखों को बंद करो नलिनी। अपने मन को अपने दिमाग पर लाकर केंद्रित करो। कुछ तुम याद करने की कोशिश करो, कुछ मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आर्यमान की बातों को सुन नलिनी अपनी आंखों को बंद करती है। अपने मन मस्तिष्क को खुले गगन में छोड़ नलिनी ने ध्यान धर लिया था। उधर उसके सामने खड़ा आर्यमान कुछ कुछ बातों को दोहराते हुए उसे सब याद दिला रहा था। थोड़ी ही देर में नलिनी अपनी आंखें खोलती है।
उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान, मैं आज से नीलाक्षी के शरीर को धारण कर रही हूँ और अब लोग मुझे नीलाक्षी के नाम से ही जानेंगे। मैं नीलाक्षी की मौत का बदला जरूर लूंगी। इसके कातिलों को मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगा। इतना कह नीलाक्षी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उधर दूसरी ओर खड़ा आर्यमान नीलाक्षी की आंखों से निकलते आंसुओं को ध्यान से देख रहा था। नीलाक्षी की आंखों से निकलते आंसुओं को देख आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, इन आंसुओं को तुम बचाकर रखो। ये आंसू नहीं बल्कि उन दुश्मनों को नाश करने का अस्त्र है। तुम अपने आंसुओं को अपना अस्त्र बनाओ नीलाक्षी और इस दोनों जन्म के बदले को पूरा करो। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी उसकी ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान, मैं नीलाक्षी और नलिनी दोनों का बदला पूरा करूंगी, लेकिन पहले मुझे ब्रह्मयंत्र को हासिल करना होगा। अगर तुम सिर्फ उसका एक अंश हो तो वो ब्रह्मयंत्र कहाँ गया? मुझे ब्रह्मयंत्र को हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो तो मेरी अमानत है। मैं अपने माँ भाई की कुर्बानियों को बर्बाद नहीं होने दे सकती। अगर वो नलिनी में शरीर के साथ होगा तब तो वो भानु के हाथ भी लग सकता है। नीलाक्षी के इस सवाल को सुन आर्यमान काफी गंभीर हो जाता है। उसके चेहरे पर आए गंभीरता के इन भावों को देख नलिनी को भी डर लगने लगता है। वह आर्यमान के जवाब की प्रतीक्षा में थी। तभी आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, ब्रह्मयंत्र तुम्हारी तो सिर्फ अमानत है, लेकिन मेरे वजूद के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर तुमने ब्रह्मयंत्र को जल्दी नहीं खोजा तो मेरा अस्तित्व भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आर्यमान की इन बातों को सुन नीलाक्षी के चेहरे पर चिंता की एक बड़ी लकीर उभर आती है। वह डरते डरते आर्यमान से पूछती है, लेकिन आर्यमान, इस ब्रह्मयंत्र को मैं कैसे खोजूं? मुझे तो उसे खोजने का कोई रास्ता भी नहीं मालूम है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, ब्रह्मयंत्र कहाँ है, ये जवाब तो तुम्हें खुद से ढूंढना होगा। तुम अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करो और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। इसके बाद तुम्हें ब्रह्मयंत्र से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। इतना कह आर्यमान नीलाक्षी के सामने से अचानक गायब हो जाता है। आर्यमान की इन बातों को सुन और उसे इस तरह गायब होते देख नीलाक्षी की दुविधा तो दूर नहीं हुई थी, लेकिन वो अब ब्रह्मयंत्र को लेकर काफी परेशान हो रही थी। क्या ब्रह्मयंत्र को ढूंढ आर्यमान के अस्तित्व को बचा पाएगी नीलाक्षी? क्या है नीलाक्षी की सच्चाई, जिसकी हकीकत देख उसका बदला लेने के लिए तैयार हो गई है नलिनी? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एप 6 साजिश, हर जगह खतरा। ब्रह्मयंत्र, आर्यमान और नलिनी तथा नीलाक्षी के बीच नलिनी या फिर कहें नीलाक्षी काफी उलझ चुकी थी। नीलाक्षी को ब्रह्मयंत्र के खोने का डर सता रहा था और वो उसे खोजने के लिए काफी बेचैन थी। लेकिन अचानक आर्यमान के वहां से गायब हो जाने के बाद नीलाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यमान, आर्यमान, तुम कहाँ गए? पहले तुमने मेरे परिवार को नहीं बचाया और अब तुम मेरी भी मदद नहीं कर रहे हो। आर्यमान को खोजने के बाद भी उसके ना मिलने की वजह से नीलाक्षी परेशान थी। आखिरकार थक हार कर वो वहीं लौटने का फैसला करती है जहां उसकी आंखें खुली थी। नीलाक्षी के शरीर में वास तो नलिनी की आत्मा का हो गया था, लेकिन अब नीलाक्षी के शरीर के भीतर बसे नलिनी के ऊपर सबका बदला लेने की जिम्मेदारी थी। ये नीलाक्षी की भी जिंदगी गजब थी। इसके पिता वीरभद्र और माता प्रतिभा जल्दी गुजर गए। बेहद ही कमजोर और कम अक्ल नीलाक्षी की जिंदगी को तो सब नर्क बना डालते, लेकिन भगवान ने उसे कवच के रूप में एक बड़ा भाई प्रताप दिया था। नीलाक्षी का भाई प्रताप एक महान योद्धा है और वो अभी इस राज्य की सेना में भर्ती होकर युद्ध में गया है। आर्यमान ने नीलाक्षी के बारे में नलिनी को काफी कुछ याद दिला दिया था और अब वो उन्हीं बातों को याद कर आगे चली जा रही थी। नीलाक्षी के मरने की ख्वाहिश रखने वाले तो कई हैं, लेकिन मुझे नीलाक्षी को मारने वाले इंसान का चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे उस आदमी का चेहरा धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? आर्यमान ने मुझे ये तो याद दिला दिया है कि प्रताप के जाने के बाद नीलाक्षी से राजा के पोते ने उसके भाई प्रताप के बारे में कुछ बोला था और इसलिए नीलाक्षी उससे उलझ गए थी। इसके बाद राज परिवार के सैनिकों ने नीलाक्षी की खूब पिटाई की थी। नीलाक्षी के दादाजी तो यहाँ की सेना के सेनापति हैं, लेकिन उस कमजोर सी दिखने वाली नीलाक्षी को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। अंत में वो लोग उसे फेंक कर चले गए। लेकिन बेहोशी में नीलाक्षी की मौत कैसे हुई? मुझे नैना को मारने वाला का चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपने कातिलों के बारे में याद करते हुए नीलाक्षी वापस उसी रास्ते पर चली जा रही थी। नीलाक्षी के शरीर पर जख्म तो कहीं नहीं है। फिर मेरी मृत्यु आखिरी कैसे हुई?
मुझे अपने सवालों का जवाब अब वो बूढ़ी अम्मा ही दे सकती हैं। रास्ते में चलते वक्त नीलाक्षी के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वैसे तो नलिनी के लिए ये रास्ता और राज्य दोनों नए थे, लेकिन नीलाक्षी को ये सभी याद थे। उसकी यादों से नलिनी को भी यह समझ आ गया था कि हिमालय की पहाड़ियों से काफी आगे बसा हुआ ये कुसान देश है और यहाँ पर वर्मन परिवार का शासन है। नीलाक्षी का परिवार राजमहल के पीछे सेनापति को मिलने वाले भवन में रहता था। राजमहल के भीतर प्रवेश करते ही सब नीलाक्षी को ऐसे घूर रहे थे, मानो उन्होंने भूत देख लिया है। सबको इस तरह व्यवहार करते देख नैना सोचती है, ये सभी लोग मुझे देखकर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई न कोई बात तो जरूर है। ओह, मैं भी पगली हूँ। मैं तो मरकर जी गई हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए ये सब मुझे घूर रहे हैं। कोई बात नहीं है। देखो और देख लो, पहले तुम सबने मेरी मौत का तमाशा देखा था, अब तुम मुझे देख रहे हो। इन्हीं बातों को सोचते, अपने दिमाग को और समझने की कोशिश करते हुए नीलाक्षी आखिरकार एक बार फिर से उसी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच चुकी थी। नीलाक्षी को अब तक ये भी याद आ चुका था कि यह उसकी दाई अम्मा रह चुकी है। नीलाक्षी को अपने पास देखते ही बूढ़ी अम्मा कहती है, नीलाक्षी, मेरी बेटी, तुम उठकर अचानक से कहाँ चली गई थी? बेटी, तुम्हारे जिंदा बचने की मुझे काफी खुशी है, लेकिन मेरी तुमसे विनती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। राज परिवार के सैनिकों को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और वे फिर से तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। बेटी, तुम चली जाओ वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहते कहते बूढ़ी अम्मा की सांसें फूलने लगती हैं। बूढ़ी अम्मा को इस तरह परेशान होते देख नीलाक्षी को उनकी चिंता होने लगी थी। वो उसे समझाते हुए कहती है, अम्मा, आप चिंता मत करो, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अम्मा, आपने मेरे बहुत ध्यान रखा है, लेकिन अब आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। नीलाक्षी के इन शब्दों से उसका गजब का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ये देख दाई अम्मा को भी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें नीलाक्षी की काफी चिंता थी। वो नीलाक्षी से कहती है, नीलाक्षी बेटी, तुम्हारी माँ जब मुझसे मिली थी, तो तुम्हारे पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। बेटी, आज तो लगा था मैंने तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। तुम्हारी सासों को ना चलता देख बेटी मेरी तो जान ही निकल रही थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, जो उन्होंने तुम्हें सही सलामत रखा है। बेटी, अब मैं तुम्हें दोबारा से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जान बचाओ। नीलाक्षी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था। उसने सिर्फ वर्मन परिवार के वारिस से झगड़ा कर लिया था, लेकिन दाई अम्मा बार बार उसे अपनी जान बचाने के लिए कह रही थी। ये सुन नीलाक्षी का माथा ठनक जाता है। वह दाई अम्मा से कहती है, दाई अम्मा, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। मैंने सिर्फ उस घमंडी देव वर्मन से जुबान लड़ाई थी, क्योंकि उसने मेरे भाई का अपमान किया था। इतनी सी बात के लिए अम्मा कोई मेरी जान क्यों लेगा? नीलाक्षी इस सवाल के जरिए अपने कातिल के बारे में भी जानना चाहती थी। नीलाक्षी के इस सवाल को सुन अम्मा कमरे के दरवाजे को बंद करने लगती हैं। वो कमरे के दरवाजे को काफी जल्दी जल्दी में बंद कर रही थी। ऐसा करता देख नीलाक्षी को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि उसे मारने की कोशिश करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है। अम्मा को यूं घबराते देख नीलाक्षी उनसे कहती है, अम्मा, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मुझे कौन मार सकता है अम्मा? कमरे का दरवाजा बंद कर लेने के बाद भी नीलाक्षी के इस सवाल का वो बूढ़ी अम्मा कोई जवाब नहीं दे रही थी। डर के मारे उसका हलक सूखने लगा था और वो अभी तक पानी के कई घुट अपने गले से नीचे उतार चुकी थी। अम्मा को इस तरह डरता देख नीलाक्षी उनसे एक बार फिर से सवाल करती है, अम्मा, राजपरिवार के उन चमचों की पिटाई से मैं सिर्फ घायल हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे राजमहल के ही बागीचे में फेंक दिया था। अम्मा, किसने वहां पर मेरी जान लेनी चाहिए थी और अभी आप फिर से मेरी जान लेने की बात कर रही हैं? वो कौन है अम्मा? आप मुझे उसकी सच्चाई क्यों नहीं बता रही हैं? नीलाक्षी सच्चाई जानने के लिए जितना जिद कर रही थी, अम्मा का डर उतना ही बढ़ते जा रहा था। वो नीलाक्षी के पास आते हुए कहती है, बेटी, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। तुम यहाँ ये सब बातें मत करो, वरना वो अभी आ जाएगा। उससे कोई नहीं जीत सकता है। उसके आने के बाद मौत पक्की होती है। तुम बहुत भाग्यशाली थी जो बच गई, नहीं तो उसके वार से कोई बच नहीं सकता है। बूढ़ी अम्मा अब डर के मारे मारे थर थर कांप रही थी। उनका ये डर देख नलिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अम्मा को शांत करने के लिए कहती है, अम्मा, आप शांत हो जाए, आप मुझे कुछ मत बताए।
बस मुझे इतना जानना है कि इतनी छोटी सी बात पर मेरी जान लेने की कोशिश कौन कर सकता है। नीलाक्षी के इन सवालों को सुन बूढ़ी अम्मा की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। वो नीलाक्षी की ओर देखते हुए कहती है, बेटी, तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले तो तुम्हारे अपने ही हैं, लेकिन जिसने तुम्हें मारा था वो तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिता का भी दुश्मन था। शायद इसी दुश्मनी का वो तुमसे बदला ले रहा था। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे बगीचे में पड़े होने की जानकारी उसे दी होगी और जानबूझकर तुम्हें उस जंगल से सटे बागीचे में फेंक दिया होगा। तभी वो जानवर यहाँ आया होगा। किसी जानवर के हाथों अपनी मौत के बारे में सुन नीलाक्षी की हैरानी और भी बढ़ते जा रही थी। वो चौंकते हुए कहती है, अम्मा, जानवर? कोई जानवर भला मुझे क्यों मारना चाहेगा? मेरी किसी जानवर से क्या दुश्मनी हो सकती है? नीलाक्षी के सवाल तो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इन सवालों से बूढ़ी अम्मा का डर बढ़ते ही जा रहा था। वो कांपते हुई आवाज में कहती है, बेटी, वो सिर्फ जानवर नहीं है। उसका आधा शरीर इंसानों का है और आधा शरीर भेड़िए का है। इंसानी भेष में भेड़िया या भेड़िए के वेश में इंसान। तुम उसे कुछ भी कह सकती हो। अपने 20 वर्षों के संघर्ष भरे जीवन में नलिनी ने ऐसे किसी इंसान या जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था। इस जानवर के बारे में सुनने के बाद उसका आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। वो अम्मा से कहती है, अम्मा, इस जानवर के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था, और अपने ही परिवार के लोग मुझे मारने के लिए किसी जानवर को क्यों बुलाएंगे? अम्मा, फिर अगर मुझे मारने के लिए किसी जानवर ने मेरे ऊपर वार किया था, तो उसका कोई जख्म मेरे शरीर पर क्यों नहीं है? कमरे को बंद कर नैना को डरते डरते बूढ़ी अम्मा काफी कुछ बता चुकी थी, लेकिन नीलाक्षी के सवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी बातों को सुन बूढ़ी अम्मा कहती है, आज से पहले किसी ने उस जानवर को बुलाया भी नहीं था और फिर उसके बारे में जिक्र करने से भी लोग डरते हैं। उसका खौफ ऐसा है कि उसका नाम लेने से भर से लोगों के दिलों की धड़कन रुकने लगती है। इतना कहते कहते बूढ़ी अम्मा भी शांत होने लगी थी। थोड़े समय की चुप्पी के बाद वो नीलाक्षी से कहती है, नैना बेटी, मैं तुम्हें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। रही बात तुम्हारे शरीर के जख्मों की, तो चोटों भरा तुम्हारा शरीर तुम्हारे भाई प्रताप को नहीं दिखाया जा सकता था। इसलिए तुम्हारे दादाजी के आदेश पर मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों से तुम्हारे घावों को भर दिया था। नीलाक्षी को अभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था, लेकिन वो आगे कोई सवाल करती उससे पहले ही कोई उस कमरे के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज को सुन बूढ़ी अम्मा डरते हुए दरवाजा खोलती है, तो सामने सैनिक खड़े थे। नीलाक्षी को महाराज ने अपने दरबार में पेश करने का आदेश दिया है, इसलिए हम नीलाक्षी को अभी ले जा रहे हैं। सैनिकों की बातों को सुन बूढ़ी अम्मा अभी कुछ कहती उससे पहले ही नैना आगे बढ़ते हुए कहती है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बूढ़ी अम्मा, मैं थोड़े समय बाद आपसे मिलती हूँ। इतना कह नीलाक्षी उन सैनिकों के साथ चल देती है। सैनिकों के साथ चल रही नीलाक्षी के दिमाग में अभी भी उस इंसान रूपी भेड़िया तथा उसकी मौत की ख्वाहिश रखने वाले अपनों की बात घूम रही थी जो उसे दाई अम्मा ने बताई थी। क्या है इस इंसान रूपी भेड़िए का रहस्य और वो क्यों लेना चाहता है नीलाक्षी की जान? नीलाक्षी के खिलाफ अपने ही क्यों कर रहे हैं साजिश, और राजदरबार में आज क्या है नीलाक्षी के पेशी का मकसद? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एप 7 दुश्मन हर कोई। नलिनी की आत्मा ने जिस नीलाक्षी के शरीर में अपना नया घर बनाया था, उसकी मौत की दास्तान सुन नलिनी ने हमेशा के लिए उसका शरीर धारण कर नीलाक्षी बनकर ही जीने की कसम खा ली थी। उधर नीलाक्षी के सामने जैसे जैसे उसकी मौत की सच्चाई आ रही थी, उसका दिमाग वैसे ही घूमता जा रहा था। मेरी मौत की चाहत तो मेरे अपनों की ही थी, लेकिन मुझे मारने वाला एक ऐसा जानवर है जो आधा भेड़िया और आधा इंसान है। दाई अम्मा के मुताबिक वो जानवर फिर से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से मुझे अपनी यादों में उसका चेहरा भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इन्हीं बातों में खोई हुई नैना सैनिकों के साथ राजदरबार की ओर बढ़ते जा रही थी। नीलाक्षी की मौत और उसके फिर से जिंदा होने की कहानी पूरे राजमहल के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। राजमहल में रहने वाले सभी लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर नीलाक्षी को देखने के लिए सड़कों पर आ गए थे। इस दृश्य को देख नीलाक्षी को काफी गुस्सा आ रहा था। ये लोग अभी जिस तरह से तमाशा देखने के लिए सड़कों पर आ गए हैं, अगर ये उस जानवर के हमले के समय बाहर आए होते तो शायद मेरे ऊपर वो हमला नहीं करता। मुझे तो ये पूरा राज्य ही अपने पतन की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है।
थोड़ी ही देर में नीलाक्षी राजदरबार के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। कुसान देश का राजदरबार इस वक्त पूरा सजा हुआ था और सभी महत्वपूर्ण मंत्री अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। राजदरबार में प्रवेश करने के साथ ही नीलाक्षी की नजरें अपने दादा के ऊपर पड़ती हैं। ओह, तो यही है मेरे दादा और कुसान देश के सेनापति। यहाँ के राजकुमार के साथ बहस जैसी छोटी सी बात पर भी इनके सैनिकों ने मेरी पिटाई करके मेरी हालत मरने लायक कर दी थी, लेकिन मेरे दादाजी मुझे बचाने के लिए नहीं आए थे। राजदरबार में प्रवेश करने के साथ ही राजा के बगल में लगी दूसरी सबसे ऊंची कुर्सी को देख नीलाक्षी अपने दादा सेनापति अमात्य की पहचान कर चुकी थी। उधर दूसरी तरफ अपनी पोती नीलाक्षी को जिंदा देख अमात्य बेहद ही आश्चर्यचकित था। उस राक्षस के हमले के बावजूद ये नीलाक्षी जिंदा कैसे बच सकती है? इस मंदबुद्धि के पास तो दूसरे श्रेणी के योद्धा की भी ताकत नहीं है, और फिर इसके मृत शरीर को तो मैंने भी देखा था। प्रताप की वजह से मैंने इसके शरीर के घावों को ढकने के लिए बोला था, लेकिन यह आखिर जिंदा कैसे बच गई? यही सोचते हुए अमात्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीलाक्षी को घूरे जा रहा था। मंत्रियों, सैनिकों और आम जनता से खचाखच भरे इस दरबार में नीलाक्षी को आज उसके गुनाह के लिए पेश किया जा रहा था। नीलाक्षी को उसके गुनाहों से कहीं अधिक सजा पहले ही मिल गई थी, लेकिन राजा के पोते का दिल अभी भी नहीं भरा था। नीलाक्षी को राजदरबार में पेश करने के साथ ही वहां खड़ा एक सैनिक पूरी सभा को शांत कराता है और कहता है, कुसान देश के विद्वानों और मंत्रियों से भरी इस सभा में आज सेनापति अमात्य की पोती नीलाक्षी की पेशी हो रही है। नीलाक्षी के ऊपर यह आरोप है कि इसने महाराजाधिराज, इस राज्य के पालक और हम सभी के राजा सिंह वर्मन जी के उत्तराधिकारी और कुसान देश के युवराज देव वर्मन की सभी के सामने बेइज्जती की है और उन्हें अपशब्द कहा है। नीलाक्षी की इस गलती के लिए हम सभी अधिक से अधिक दंड की मांग रखते हैं। सैनिक की इस बात को सुन पूरे राजदरबार में शांति थी। सभी अब राजा सिंह वर्मन के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ सिंह वर्मन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बैठे बैठे ही कहता है, सेनापति अमात्य हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए पिछले काफी सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सेनापति अमात्य का पूरा जीवन इस राज्य की उन्नति और इसकी सुरक्षा के लिए सोचते हुए गया है। इनकी पोती नीलाक्षी ने मेरे पोते देव वर्मन का अपमान किया है। एक दादा होने के नाते मैं इनकी पोती को माफ भी कर सकता हूँ। सिंह वर्मन के इतना कहते ही पूरे राजदरबार में खुसुरफुसर मच जाती है। सेनापति अमात्य और नीलाक्षी समेत पूरा राजदरबार उसकी ओर देखने लगता है। तभी सिंह वर्मन कहता है, लेकिन देव वर्मन मेरा पोता होने के साथ इस राज्य का उत्तराधिकारी भी है। वो इस वक्त कुसान राज्य का युवराज है और एक युवराज की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सिंह वर्मन की यह बात सुनने के साथ ही पूरे राजदरबार में हो रही खुसर फुसर एक बार फिर से शुरू हो जाती है। अमात्य और नीलाक्षी की नजरें अभी भी सिंह वर्मन को ही देखे जा रही थी। उधर सिंह वर्मन की पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। राज्य का राजा और बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ सिंह वर्मन नीलाक्षी को सजा सुनाकर प्रजा के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। साथ ही वो नीलाक्षी को सजाया दिए बिना छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए वो गेंद को सेनापति अमात्य के पाले में डालते हुए कहता है, सेनापति अमात्य के ओहदे और उनके इस राज्य के प्रति समर्पण को देखते हुए मैं यह फैसला करता हूँ कि नीलाक्षी के लिए दंड का निर्धारण वही करें। सिंह वर्मन की इन बातों को सुन पूरा राजदरबार वाह वाह कर उठता है। महाराज कितने दयालु हैं। सेनापति के परिवार का सदस्य होने के बावजूद इस लड़की को सजा देने का हक उन्होंने सेनापति को ही दे दिया है। ऐसे ही बातें इस वक्त पूरे राजदरबार में सुनाई दे रही थी। उधर सिंह वर्मन की बातों को सुन अमात्य उसका चेहरा देखता है। इसी के साथ दोनों के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आती है और इस हंसी को नीलाक्षी देख चुकी थी। नीलाक्षी की अब काफी इच्छा हो रही थी कि वो सभी को जवाब दे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए नीलाक्षी और थोड़े समय तक चुप रहने का फैसला करती है। तभी अमात्य कहता है, महाराज के द्वारा दिए गए इस अधिकार के लिए मैं उनका सदा सदा आभारी रहूंगा। महाराज के द्वारा दिए गए इस अधिकार का उपयोग करते हुए नीलाक्षी को मैं ये हुक्म देता हूँ कि वो अभी देव वर्मन के कदमों में गिर जाए और उनसे माफी मांगे। इसके आगे देव वर्मन जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। अपने दादा की इन बातों को सुन नीलाक्षी उसका चेहरा देखने लग जाती है। मेरे दादाजी को तो सारी सच्चाई पता है। इन्होंने तो इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे मरणासन में भी देखा था। इसके बाद भी ये मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लगता है दाई अम्मा ने जिन घर के दुश्मनों की बात की थी वो यहीं से शुरू होते हैं।
यही सोचते हुए नीलाक्षी अमात्य का चेहरा देखती रह जाती है। नीलाक्षी को इस तरह खड़ा देख अमात्य उससे एक बार फिर से कहता है, नीलाक्षी तुम खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रही हो? तुम अभी युवराज से माफी मांगो। राजदरबार में कब से अपने ऊपर हो रहे अन्यायों को देख रही नीलाक्षी की सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। वह तुरंत ही पूरी गंभीरता के साथ कहती है, मैं माफी मांगू? और वो भी इस उदंत देववर्मन से? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि देववर्मन ने पहले मेरे बड़े भाई का नाम लेकर उसे अपशब्द कहे थे। इसीलिए मैंने देववर्मन से बहस की थी। मैं इस देववर्मन से माफी नहीं मांग सकती हूँ। नीलाक्षी के इतना कहते ही अमात्य गुस्से में उबल पड़ता है। वह अपने दोनों दांतों को पीसते हुए कहता है, पहले तुमने युवराज की बेइज्जती की और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम युवराज को नाम से संबोधित करोगी। उदंड लड़की, अभी के अभी युवराज के कदमों में गिरकर माफी मांग लो, वरना मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा। अमात्य की इन बातों को सुनने के साथ ही नीलाक्षी हंस पड़ती है। उसकी यह हंसी पूरे राजदरबार में सुनाई देती है। हंसते हंसते ही नीलाक्षी कहती है, सेनापति अमात्य, आप मुझे मार डालेंगे, उसी तरह क्या जैसे आपके सैनिकों ने मुझे आज सुबह पीट पीट कर मार ही डाला था। अमात्य के पूरे खानदान में आज तक उसे किसी ने ऐसे संबोधित नहीं किया था। नीलाक्षी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुन वो सोच में डूब जाता है। इस नीलाक्षी की इतनी कैसे हिम्मत हो गई जो ये मुझे नाम से संबोधित कर रही है। इसके बोलने का तरीका और इसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से बदल चुका है। जो लड़की बिना गलती किए अपना परिचय भी नहीं दे सकती थी, वो आज पूरे राजदरबार के सामने इतनी स्पष्टता के साथ बात कैसे कर रही है। यही सोचते हुए अमात्य उसका चेहरा देखे जा रहा था। तभी नीलाक्षी कहती है, सेनापति अमात्य, दो बातें तो जान लें। पहली बात यह है कि मैंने आपके युवराज की बेइज्जती नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ उनका सच से सामना करवाया था। और दूसरी बात यह है कि इस बात की सजा आप लोग मुझे दे चुके हैं। पहले मुझे यहाँ के इन गुलाम सैनिकों ने पीटा और फिर मुझे मरने के लिए बागीचे में फेंकाए। इसलिए युवराज देववर्मन से तो मैं किसी भी हाल में माफी नहीं मांगूंगी। नीलाक्षी की इन बातों को सुन अमात्य कुछ बोलता उससे पहले ही सिंहवर्मन अपना सिंहासन छोड़ खड़ा हो जाता है। सिंहवर्मन को ऐसा करता देख पूरे राजदरबार में हलचल मच जाती है। तभी सिंहवर्मन की तीर जैसी नुकीली आवाज पूरे राजदरबार में गूंज पड़ती है, तुच्छ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे पोते इस राज्य के युवराज की बेइज्जती करे, मैं अभी तेरा गला काट दूंगा। सिंहवर्मन का ये गुस्सा देख पूरा राजदरबार कांपने लगता है। लेकिन नीलाक्षी अभी भी उसके सामने निर्भीक होकर खड़ी थी। वह कहती है, महाराज, आप एक बहुत ही अनुभवी और पराक्रमी योद्धा हैं। अगर आप मेरा गला काटेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? इसलिए मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आप युवराज देववर्मन का मुकाबला मेरे साथ करवाए। नीलाक्षी की इन बातों को सुन सिंहवर्मन कुछ बोल पाता उससे पहले ही देववर्मन खड़ा होता है और कहता है, इस लड़की को अभी तलवार दी जाए। मैं अभी इसके साथ युद्ध करूंगा और इसकी गर्दन को इसके शरीर से अलग कर दूंगा। देववर्मन की इन बातों को सुन रही नीलाक्षी जानती थी कि उसका शरीर अभी बेहद कमजोर है। वह तुरंत ही सिंहवर्मन की ओर देखते हुए कहती है, महाराज, यहाँ पर हर कोई जानता है कि युवराज अभी 5वीं श्रेणी के योद्धा बन चुके हैं, जबकि मैं तो दूसरी श्रेणी की भी योद्धा नहीं हूँ। नीलाक्षी की इन बातों को सुन देव कहता है, हा हा हा, लगता है डर के मारे इसकी हालत खराब हो गई। सब लोग सच ही कहते हैं कि नीलाक्षी किसी काम की नहीं है। अमात्य के परिवार की सबसे कचड़ा सदस्य तुम ही हो। देववर्मन की इन बातों को सुनने के बाद भी नीलाक्षी अपना धीरज नहीं खोती है। वह कहती है, नहीं महाराज, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे बस तैयारी के लिए थोड़े दिनों का समय चाहिए, इसलिए मैं आपसे 1 महीने की मोहलत मांगती हूँ। नीलाक्षी के इतना कहते ही देव फिर से बीच में बोलते हुए कहता है, ठीक है, तुम 1 महीने और जिंदा रह लो, इसके बाद मैं तुमसे 1 महीने के बाद होने वाली राज्य स्तरीय युद्ध कौशल प्रतियोगिता में मिलूंगा और वहीं सबके सामने तुम्हारा गला काटूंगा। देव की इन बातों को सुन नीलाक्षी कहती है, गला किसका कटेगा और कौन जिंदा रहेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। बाकी इस प्रतियोगिता का इंतजार मुझे भी रहेगा। इतना कह वहीं खड़ी नीलाक्षी मुस्कुराने लगती है। उधर सिंहवर्मन और सेनापति अमात्य कभी एक दूसरे का तो कभी नीलाक्षी का चेहरा देखे जा रहे थे। क्या होगा जब 1 महीने बाद होने वाली राज्य स्तरीय युद्ध कौशल प्रतियोगिता में जब भिड़ेंगे नीलाक्षी और देववर्मन। अमात्य की नीलाक्षी के साथ दुश्मनी की क्या है कहानी और इतने दुश्मनों के बीच अब कैसे रहेगी नैना।
जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एक जिंदगी की चुनौतियां। एक महान योद्धा की बेटी होने के बावजूद नीलाक्षी को कभी भी उसके खानदान में इज्जत नहीं मिली थी। काफी छोटी उम्र में ही नैना के माता और पिता का देहांत हो गया था। नीलाक्षी के पास उसका ध्यान रखने वाला सिर्फ उसका भाई और उसकी दाई अम्मा थी। भाई के भी युद्ध पर चले जाने की वजह से नैना को बचाने वाला अब कोई नहीं था और राजमहल में उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म हो रहे थे। हालांकि वापस लौटी नीलाक्षी ने बीच राजदरबार में युवराज देव वर्मन को चुनौती देकर सबको अचरज में डाल दिया था। कुसान देश के राजा सिंह वर्मन के बगल में सेनापति के आसन पर बैठा अमात्य भी अपनी पोती के इस रूप को देख हैरान था। ये लड़की इतना बोलना कब से सीख गई? इसे ना तो ढंग से बात करने आता था और ना ही इसे युद्ध का कोई तरीका मालूम है। फिर यह 5वीं श्रेणी के योद्धा युवराज देव को कैसे हरा पाएगी? यही सोचता हुआ अमात्य हैरानी भरी निगाहों से नैना की ओर देखे जा रहा था। भरे दरबार में नीलाक्षी के इस रूप ने अमात्य को इतना चिंतित कर दिया था कि उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आया रहे थे। ये लड़की आखिर सैनिकों की पिटाई और उसके बाद उस जानवर के वार से बच कैसे गई? ये तो मुझे नीलाक्षी लग ही नहीं रही है। कहीं ये दूसरी लड़की तो नहीं है? नहीं नहीं, इसका शरीर तो पूरे समय तक मेरे सामने था। लगता है इसकी सांसें बस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो ये युवराज को ललकार रही है? उधर युवराज देव को प्रतियोगिता के लिए चुनौती देने के बाद नैना राजदरबार से निकल गई थी। नीलाक्षी यहाँ आई तो एक कैदी की तरह थी, लेकिन वापस जाते जाते उसने कई लोगों का सम्मान अर्जित कर लिया था। राजदरबार से बाहर निकलने के साथ ही नीलाक्षी की मुलाकात अपनी चचेरी बहन हिना से हो जाती है। नीलाक्षी को इस तरह देख हिना के भी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वो नीलाक्षी से कहती है, नीलाक्षी, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी जान बच गई थी, इसके बाद भी तुमने अपनी जान को दोबारा से खतरे में क्यों डाल दिया? नीलाक्षी को हिना अच्छी तरीके से याद थी। उसके भाई की गैरमौजूदगी में हिना ने भी नीलाक्षी को काफी परेशान किया था। नीलाक्षी को ये सारी बातें याद आती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से हिना से कहती है, हिना, मेरी प्यारी बहना, तुम चिंता ना करो। इस बार मैं युवराज देव को पूरे राज्य के सामने हराऊंगी। उस घमंडी देव वर्मन को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नीलाक्षी की इन बातों को सुनने के साथ ही हिना का गुस्सा भड़क उठता है। हिना के मन में नीलाक्षी के लिए जरा भी हमदर्दी का भाव नहीं था। वो नीलाक्षी से कहती है, अरे ओ नीलाक्षी की बच्ची, तुम युवराज देव को हराने का सपना मत देखो। तुम्हें पता भी है युवराज देव के पिता कितने बड़े योद्धा हैं। और तो और युवराज देव को युद्ध कौशल की शिक्षा देने वाले उनके गुरु इस कुसान देश ही क्या, हिमालय से इधर के पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा हैं। तुम उन्हें हराने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? नीलाक्षी को हिना के इस व्यवहार तथा अपने प्रति उसकी नफरत के बारे में अच्छे से पता था। वो हिना के इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। नीलाक्षी की इस कुटिल मुस्कान को देख हिना भी उसका चेहरा देखते रह जाती है। राजमहल से निकलने के साथ ही नीलाक्षी की नजरें अपनी बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है। उनके पास जाने के साथ ही नीलाक्षी कहती है, क्या हुआ अम्मा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीलाक्षी को अपने पास सही सलामत खड़े देख दाई अम्मा उसको अपने गले से लगा लेती हैं। नीलाक्षी, मेरी बेटी, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। उन जानवरों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अम्मा को इस तरह परेशान होते देख नीलाक्षी उन्हें एक जगह बैठाती है और कहती है, अम्मा, अब वो दिन गए जो कोई भी मुझे परेशान करके चला जाता था। अब इस नीलाक्षी को परेशान करने वाले खुद परेशान हो जाएंगे। कल तक इस राजमहल में सब अपनी चलाते थे, लेकिन अब अपना समय आ गया है। नीलाक्षी की बातों को सुन दाई अम्मा हैरानी भरी निगाहों से उसका चेहरा देख रही थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारा बड़ा भाई प्रताप भी यहाँ नहीं है। अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं है। उतनी छोटी से बात पर तो उन्होंने तुम्हें मार ही डाला था। अब तुम फिर से उनसे मत उलझो। दाई अम्मा को नीलाक्षी की काफी चिंता हो रही थी। दाई अम्मा की उम्र और उनको यूं चिंता करते देख नीलाक्षी उन्हें ज्यादा कुछ बताने का फैसला नहीं करती है। वह उनसे कहती है, दाई अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से उलझ नहीं रही हूँ। आप जाकर आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर टहल कर आ रही हूँ। इतना कह नैना दाई अम्मा को उनके कमरे की ओर भेज देती है।
राजमहल की इन दीवारों में हमेशा से कैद रही नीलाक्षी को अब ये दीवारें काटने के लिए दौड़ रही थी। नीलाक्षी का राजमहल में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप एक बार फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाती है। 1 महीने बाद मुझे उस देव से प्रतियोगिता करनी है। नैना के इन शरीर के साथ तो मैं उसके आगे 2 पल भी नहीं टिक सकूंगी। अगर मेरे पास नलिनी की ताकत होती तो फिर बात दूसरी होती। यही सब सोचते सोचते नीलाक्षी एक बार फिर से कुसान देश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुकी थी। उस चोटी पर पहुंचने के बाद नीलाक्षी को आर्यमान के वहीं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नीलाक्षी को वहां कोई नहीं दिखाई देता है। नीलाक्षी को पहले से ही आर्यमान पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आर्यमान पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती है। उस पहाड़ की चोटी पर कुछ समय तक इधर उधर घूमने के बाद नीलाक्षी थोड़ी देर तक ध्यान लगाने का फैसला करती है। योग की मुद्रा में बैठने के बाद नीलाक्षी अपनी आंखों को बंद करती है और अपने अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है। नीलाक्षी के इस शरीर के पास ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो काफी संजीदगी के साथ अपने पूरे शरीर के भीतर झांक रही थी। तभी नीलाक्षी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये क्या है? ये तो मेरे शरीर के चक्र हैं। मुझे अपने शरीर के सातों चक्र जागृत क्यों दिख रहे हैं? मानव शरीर का निर्माण 7 चक्रों से होता है। इनमें से कुछ चक्र तो हर किसी के जागृत हो जाते हैं, लेकिन सातों चक्र के एक साथ जागृत होने का मतलब था कि वो इंसान महामानव बन चुका है। अपने शरीर के भीतर सातों चक्रों के जागृत होने का एहसास मिलते ही नीलाक्षी की आंखें खुल जाती हैं। अपनी आंखों के खुलने के बाद नीलाक्षी अपने पूरे शरीर को देखते हुए सोचती है, नहीं नहीं, इस शरीर में सातों चक्र कहाँ से जागृत होंगे? अगर इस शरीर के सातों चक्र जागृत हो गए तो नीलाक्षी का कमजोर शरीर उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। और फिर इस संसार में आज तक सातों चक्र को जागृत करने वाले किसी इंसान ने जन्म नहीं लिया है। हो ना हो ये मेरा भ्रम था। इन्हीं ख्यालों में डूबी नीलाक्षी को अचानक महसूस होता है जैसे कोई उसके सर के पीछे खड़ा है। यह महसूस होते ही नैना तुरंत पीछे मुड़ती है। आर्यमान, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कैसे चले गए थे? नीलाक्षी की बातों से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, शांत शांत बालिका शांत। हर समय यूं गुस्से में रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी इस शरीर के साथ तुम गुस्सा करने लायक भी नहीं हो। इतना कह आर्यमान हंस पड़ता है। आर्यमान की यह हंसी नैना को काफी चुभती है। वो और भी गुस्सा होते हुए कहती है, आर्यमान, ये क्या बेहूदगी भरा मजाक है? वैसे तुम्हें मैं ये बता दूं, ऐसा शरीर भी मुझे तुमने ही दिया है। नीलाक्षी की इन बातों को सुन आर्यमान कुछ बोल नहीं पाता है। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं क्या करूं? आर्यमान, नीलाक्षी को कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता है। क्या हुआ आर्यमान, तुम हकला क्यों रहे हो? साफ साफ बोल दो कि तुम्हारे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इतना कह नीलाक्षी खड़ी हो जाती है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान बातों को बदलते हुए कहता है, तुम मेरे साथ युद्ध तो कर रही हो नीलाक्षी, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि 1 महीने बाद युद्ध के लिए तुमने किसी और को ललकारा है। इसलिए अभी तुम्हारी असली चिंता वो होनी चाहिए। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी थोड़ा शांत होती है। ये बात तो सही कह रहा है। 1 महीने बाद भी इस शरीर के साथ तो मैं देव को कभी नहीं हरा सकती। इस राज्य में तो मुझे शिक्षा देने वाला कोई आचार्य भी नहीं मिलेगा। नीलाक्षी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, ये तो तुम्हारी चिंता का सिर्फ 100वां भाग है। तुम्हारे और मेरे सामने तो अभी इससे भी बड़ा संकट मौजूद है। आर्यमान के इशारे को नीलाक्षी समझ रही थी। मुझे जल्द ब्रह्मयंत्र को खोजना है। मुझे ये बात याद है। इतना कह नैना पहाड़ी के किनारे पर जा खड़ी होती है और डूबते हुए सूर्य को देखने लगती है। नीलाक्षी को यूं उदास देख आर्यमान उसके पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ नीलाक्षी, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। आर्यमान के इतना कहते ही नीलाक्षी पीछे मुड़ती है और हंसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे? हाँ हाँ हाँ, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो आर्यमान, क्योंकि अगर हमने मिलकर काम किया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता और शायद मैं अपनी माँ और उनके खानदान के मौत का बदला ले चुकी होती। इतना कह नीलाक्षी एक बार फिर से सूर्य की ओर देखने लगती है। नीलाक्षी की बातों को सुनने के बाद आर्यमान थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है, नीलाक्षी, जो बीत गई सो बात गई। तुम आज की बात करो।
मैं आज तुम्हारी मदद के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उस समय ये सारी बातें मेरे वश में नहीं थी। आर्यमान की इन बातों से नीलाक्षी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। तुम यहाँ पर मेरी मदद के लिए भी नहीं आए हो। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी होती तो तुम मेरे लिए युद्ध लड़ते और तुम्हारी इन शक्तियों के साथ अभी तक मैं दोनों जगहों पर बदला ले लेती। लेकिन तुम जैसे कल फालतू थे वैसे ही आज भी फालतू हो। मुझे तुम्हारे होने या ना होने का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। नीलाक्षी की इन बातों को सुन रहा आर्यमान अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। क्या नीलाक्षी की इन कड़वी बातों के बाद अपना रास्ता बदल लेगा आर्यमान? नीलाक्षी कैसे जीतेगी प्रतियोगिता और कैसे पूरा होगा उसका दोनों जिंदगियों का बदला? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। एप 9 प्रमेय यंत्र की खोज। आर्यमान से समय पर मदद न मिलने की वजह से नीलाक्षी उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी और आज उसने आर्यमान को काफी सुना भी दिया था। उधर नीलाक्षी की बातों को सुन रहा आर्यमान चुपचाप उसके सामने खड़ा था। नीलाक्षी की बातों को आर्यमान खत्म होने तक सुनता है और नीलाक्षी के चुप हो जाने के बाद कहता है, नीलाक्षी, अब तुम चाहे जो भी मानो, ब्रह्मयंत्र की वजह से मेरा और तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया है। अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और खुद के ऊपर ध्यान दो। ऐसी पतली और कमजोर लड़की के साथ युद्ध करने से तो अच्छा है देव आत्महत्या कर ले। इतना कह आर्यमान कभी नैनाको को देख रहा था तो कभी उससे नजरें चुरा रहा था। आर्यमान की इन बातों को सुन नीलाक्षी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, ई मैं तुम्हारा क्या करूं आर्यमान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा वश चलता तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। नीलाक्षी को यूं गुस्सा करते देख आर्यमान एक लंबी सांस लेता है और कहता है, उफ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता। लेकिन अफसोस तुम खूबसूरत भी नहीं हो। मतलब खूबसूरत हो लेकिन इतनी दुबली पतली होने की वजह से लगती नहीं हो। अगर तुम आने वाले दिनों में थोड़ा अपनी खूबसूरती पर काम करती हो तो मैं जरूर अपनी जान देने पर विचार करूंगा। आर्यमान की इन बातों को सुन नीलाक्षी हैरानी भरी निगाहों से उसकी ओर देखते जा रही थी। नीलाक्षी की आंखें उसके गुस्से को बयां तो कर रही थी, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद नीलाक्षी अचानक मुड़ती है और आर्यमान के ऊपर अपने मुक्के से वार कर देती है। उधर आर्यमान पहले से ही काफी चौकन्ना था। नीलाक्षी के पीछे मुड़ते ही वो भी तैयार हो गया था और उसके वार को वो अपने हाथों से रोक लेता है। ओह नीलाक्षी, तुम क्यों न अपनी इन कोमल कलाइयों को कष्ट दे रही हो? इन कोमल कलाइयों को देव वर्मन के साथ युद्ध के लिए संभाल कर रखो। वैसे भी इतनी कोमल कलाएं और इस शरीर के साथ तुम क्या युद्ध करोगी, इसका अंदाजा मुझे लग चुका है। आर्यमान ने नीलाक्षी पर काफी गंभीर तंज किया था। आर्यमान की बातों को सुन रही नीलाक्षी अपने हाथ को उससे छुड़ाती है और कहती है, आर्यमान, मैं किसी अच्छे गुरु से शिक्षा लूंगी और फिर देव वर्मन से युद्ध करूंगी। युद्ध शिक्षा में पारंगत होने के बाद तो मैं किसी को भी हरा सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। आर्यमान के तंज को नीलाक्षी ने काफी गंभीरता से ले लिया था और इन बातों को वो काफी आत्मविश्वास के साथ कह रही थी। हालांकि नीलाक्षी के इस आत्मविश्वास का आर्यमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो हंसते हुए ही कहता है, हा हा हा, क्या बोला तुमने नीलाक्षी? तुम देव वर्मन को 1 महीने में युद्ध कला सीख कर हरा दोगी? हा हा हा, अच्छा मजाक था। आर्यमान को इस तरह हंसते देख नीलाक्षी उससे गुस्सा होते हुए कहती है, क्या हुआ आर्यमान? मेरी इन बातों को सुन तुम्हें हंसी क्यों ना रही है? क्या मैं युद्ध नहीं कर सकती? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? ये शरीर भले ही नीलाक्षी का है, लेकिन इसके भीतर की आत्मा तो नलिनी की है और ये नलिनी भी 5वीं श्रेणी की योद्धा रह चुकी है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान उससे सहमत होते हुए कहता है, हाँ नैना, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं याद है कि इस वक्त नीलाक्षी दूसरे श्रेणी की भी योद्धा नहीं है। अब देव वर्मन से युद्ध लड़ने के लिए नलिनी तो आने वाली नहीं है, वो तो नीलाक्षी को ही लड़ना होगा। रही बात 1 महीने में युद्ध कला सीखने की, तो तुम किसी भी गुरु की मदद से 1 महीने में 5वीं श्रेणी की योद्धा नहीं बन सकती हो। उस श्रेणी का योद्धा बनने के लिए मन के साथ शरीर का भी ताकतवर होना जरूरी है। अगर तुम अपने पूरी क्षमता से काम करना शुरू करोगी, तब भी तुम्हें 5वीं श्रेणी का योद्धा बनने में 2.5 वर्षों का समय लग जाएगा। आर्यमान की इन बातों को सुन रही नीलाक्षी अब चुप थी।
वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और सिर्फ आर्यमान की बातों को सुन रही थी। उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। नीलाक्षी को यूं उदास होते देख आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी ओ नीलाक्षी, इधर तो करो जरा अपने नैना। इतना कह वो हंस पड़ता है। आर्यमान को हंसते देख नीलाक्षी एक बार फिर से उसको घूरने लगती है। ये देख आर्यमान उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं जरा कभी उधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे मैं ये कह रहा था कि तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो कि तुम 1 महीने में देववर्मन को कैसे हरा पाओगी, क्योंकि इस दुनिया का कोई शिक्षक तुम्हें भले ही यह न सिखा सकता हो, लेकिन यह आर्यमान ऐसा जरूर कर सकता है। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी उससे कहती है, ठीक है आर्यमान, मेरी शिक्षा कब से शुरू होगी। नीलाक्षी युद्धकला को सीखने के लिए काफी बेचैन थी। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में नलिनी ने अपने पूरे 20 वर्ष लड़कों के साथ युद्ध करते और युद्ध सीखते हुए ही बिता दिए थे। वहीं नीलाक्षी को इन सब में जरा भी रुचि नहीं थी और इसलिए उसके पास ज्यादा युद्धकला का ज्ञान भी नहीं था। यही वजह थी कि नीलाक्षी अभी तक सिर्फ दूसरे श्रेणी की योद्धा ही बन पाई थी। नलिनी की आत्मा तो नीलाक्षी के शरीर में आ गई थी, लेकिन उसकी युद्धकला, कम आध्यात्मिक ज्ञान तथा कमजोर शरीर को देख नलिनी को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। नलिनी की बेचैनी को देख आर्यमान उससे कहता है, तुम्हारी शिक्षा तो आज से ही शुरू हो जाएगी नीलाक्षी, लेकिन हमें इसके साथ ब्रह्मयंत्र को भी खोजने पर ध्यान देना होगा। बिना ब्रह्मयंत्र के मैं ज्यादा देर तक तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। ब्रह्मयंत्र की गैर मौजूदगी में मैं बस तुम्हें एक सीढ़ी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके आगे ऊपर बढ़ने के लिए तुम्हें खुद ही रास्ता बनाना होगा। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी गहरी चिंता में डूब जाती है। मैं इस ब्रह्मयंत्र को कहाँ खोजूं? मैं इसके लिए क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, इस समस्या का समाधान इस तरह परेशान होना नहीं है। तुम्हें ब्रह्मयंत्र को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना होगा। तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाओ और फिर ब्रह्मयंत्र को अपने मन से जुड़ने दो। तुम्हें उसका पता मिल जाएगा। आर्यमान की ये बातें नीलाक्षी की समझ से बाहर थी। वो आर्यमान की तरह देखते हुए कहती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो आर्यमान? ब्रह्मयंत्र का पता मेरे मन से कैसे चल जाएगा? वो मुझसे कब जुड़ गया? नीलाक्षी के इन सवालों को सुन आर्यमान मुस्कुराता है। नीलाक्षी, जिस वक्त तुमने सच्चे दिल से ब्रह्मयंत्र से मदद मांगी थी और ब्रह्मयंत्र ने तुम्हारी मदद के लिए अपने आप से मुझे मुक्त कर यहाँ भेजा, उसी समय से तुम्हारा और ब्रह्मयंत्र का रिश्ता जुड़ गया है। तुम अब उससे जुड़ गई हो, इसलिए खुद की आध्यात्मिक शक्तियों को थोड़ा जागृत करो और ब्रह्मयंत्र को खोजने की कोशिश करो। आर्यमान की बातों से सहमत होते हुए नीलाक्षी कहती है, ठीक है आर्यमान, मैं ऐसा कोशिश जरूर करूंगी। वैसे अभी जब तुम यहाँ नहीं थे, उस वक्त भी मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की थी, जिसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर के सभी चक्र जाग उठे हैं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखे जा रहा था। इस लड़की को ऐसा आभास कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही है कि ब्रह्मयंत्र कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन इसकी शक्तियों को देखिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके सभी चक्र जागृत हो चुके हैं। पृथ्वी पर ऐसे महामानव तो आज तक सिर्फ गिने चुने लोग ही हुए हैं। आर्यमान नीलाक्षी की ओर देखते हुए इन बातों को सोचने में डूबा हुआ था। तभी नीलाक्षी उससे कहती है, आर्यमान, आर्यमान, तुम कहाँ खो गए? नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान उसकी ओर देखते हुए कहता है, कहीं नहीं। वैसे तुम्हें फिर से अगर कभी ऐसा महसूस होता है तो मुझे जरूर बताना। आर्यमान ने नीलाक्षी के सभी चक्र के जागृत होने की बात को काफी संजीदगी से लिया था। उसकी इस संजीदगी को देख नीलाक्षी कहती है, ठीक है आर्यमान, मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगी। वैसे तुम मुझे अभी कुछ ज्ञान देने की बात कर रहे थे, मुझे उस बारे में कुछ बताओ। नीलाक्षी आर्यमान को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन उससे ज्ञान प्राप्त करना उसकी मजबूरी थी। नीलाक्षी की इन बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, नीलाक्षी, आध्यात्मिक शक्तियां और युद्ध शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम जैसे जैसे युद्धकला में अपनी श्रेणी बढ़ती जाओगी, वैसे वैसे तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ते जाएगा। या फिर जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करती जाओगी युद्धकला में, वैसे वैसे तुम्हारी श्रेणी बढ़ते जाएगी। नीलाक्षी, बिना ब्रह्मयंत्र के मैं बस तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी चढ़ा सकता हूँ।
इसके बाद तुम्हें खुद ही ब्रह्मयंत्र को खोजना होगा और अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। एक बात का और ध्यान रखना नीलाक्षी, बिना ब्रह्मयंत्र के मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी। बिना ब्रह्मयंत्र के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुमने उसे जल्दी नहीं खोजा तो मेरे अस्तित्व पर भी संकट है और मैं भी गायब हो सकता हूँ। आर्यमान के इतना कहते ही अचानक वहां हवा चलने लगती है और वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लगता है। अचानक इस दृश्य को देख नीलाक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आर्यमान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? आर्यमान को इस तरह धीरे धीरे गायब होते देख नीलाक्षी काफी गंभीर हो चुकी थी। तभी आर्यमान उसके सामने एक बार फिर से सही सलामत आ पहुंचता है। आर्यमान को इस तरह सही सलामत देख नीलाक्षी उससे कहती है, आर्यमान, तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहाँ चले गए थे? नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान हंसते हुए कहता है, मैं कहीं गया नहीं था। मैं तो बस तुम्हें ये दिखा रहा था कि ब्रह्मयंत्र के न मिलने पर मैं कैसे गायब हो सकता हूँ। आर्यमान की इन बातों को सुन नीलाक्षी गुस्सा करते हुए कहती है, ये कोई मजाक का समय है? बताओ मुझे, क्या ये मजाक के लिए सही समय है? मुझे अभी बस मेरी शिक्षा के बारे में बताओ। मैं कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और अपने युद्ध ज्ञान को बढ़ा सकती हूँ? नीलाक्षी की बातों से उसकी गंभीरता साफ झलक रही थी। ये देख आर्यमान अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और नीलाक्षी को देते हुए कहता है, इन्हें लेकर आओ। इतना कह आर्यमान वहां से अचानक गायब हो जाता है। क्या आर्यमान की सहायता से ब्रह्मयंत्र को खोज पाने में नीलाक्षी हो पाएगी कामयाब? क्या है नीलाक्षी के सभी चक्रों के जागृत होने के एहसास का रहस्य? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। 810 ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुसान देश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ी नीलाक्षी अपनी आंखों के सामने सूरज को ढलते हुए देख रही थी। आसमान में उड़ता पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर बढ़ रहा था, तो उसे पहाड़ से नीचे किसान अपने पशुओं को अपने घर की ओर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। आर्यमान नीलाक्षी के हाथों में कागज का एक टुकड़ा पकड़ाकर गायब तो हो गया था, लेकिन नीलाक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह आर्यमान से और भी जानकारी चाहती थी, लेकिन आर्यमान को बुलाने का कोई तरीका इस वक्त उसके पास नहीं था। पहाड़ी पर खड़ी नीलाक्षी खूब जोर जोर से आवाज लगाती है, आर्यमान, आर्यमान, तुम कहाँ हो आर्यमान? नीलाक्षी के काफी चिल्लाने के बाद भी आर्यमान वहां पर नहीं आता है। लगता है आर्यमान ऐसे यहाँ नहीं आएगा। एक बार फिर से पहाड़ी के किनारे से कूदने का नाटक करती हूँ। इस तरीके से तो वो यहाँ जरूर आ जाएगा। नीलाक्षी ये सोचते हुए पहाड़ी के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके पीछे खड़ा आर्यमान उससे कहता है, इस बार उस किनारे पर गई तो मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूंगा। आर्यमान की आवाज सुनते ही नीलाक्षी पीछे मुड़ते हुए कहती है, आर्यमान, तुम बिना पूरी बात बताए कहाँ चले जाते हो? तुमसे पूरी बात जाने बिना मैं आगे क्या करती? और फिर मेरे पास तुम्हें बुलाने का भी कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं ये रास्ता अपना रही थी। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इसका तरीका मुझसे भी पूछ सकती थी। वैसे मुझे बुलाने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम बस सच्चे दिल से मुझे याद करना, मैं वहां चला आऊंगा। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी उसकी ओर देखते हुए कहती है, ठीक है आर्यमान, वैसे तुमने ये कौन सा पर्चा मुझे थमा दिया है? इस पर्चे का तो कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इसका क्या करूं? नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान उस पर्चे को अपने हाथों में ले लेता है। नीलाक्षी, ये जड़ी बूटियां हैं, तुम्हें इन्हें किसी दवाखाना से लेकर आना है। आर्यमान इतना कह पर्ची एक बार फिर से नैना को थमाने लगता है। ये देख नीलाक्षी समझ जाती है कि आर्यमान गायब होने वाला है। नीलाक्षी उस पर्ची को वापस लेने से पहले ही आर्यमान से कहती है, नहीं नहीं, अभी मुझे मेरे कुछ और भी सवालों का जवाब चाहिए। तुम इन औषधियों से क्या करोगे और ये मेरी कैसे सहायता करेंगे? ब्रह्मयंत्र से मैं ज्ञान कैसे अर्जित करूंगी और वो मेरी कैसे सहायता करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आर्यमान। तुम पहले मेरे सभी सवालों का जवाब दो, उसके बाद यहाँ से जाना। नीलाक्षी के पास काफी सवाल थे। ये देख आर्यमान उससे कहता है, तुम अभी इन औषधियों को खरीद लो। इसके बाद जब तुम कल मुझसे मिलोगी, मैं तुम्हें आगे की सारी बात बताऊंगा। ब्रह्मयंत्र के बारे में पूरी जानकारी तो मैं तुम्हें कल भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसे जानने के लिए तो इंसानी जन्म भी कम पड़ जाएगा। लेकिन तुम ब्रह्मयंत्र के बारे में कल बहुत सारी बातें जान जाओगी। अब ये पर्ची पकड़ो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
इंसानों के पास अभी तक ब्रह्मयंत्र के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और इसलिए नीलाक्षी को भी इससे जुड़ी ज्यादा बातें नहीं पता थी। उधर आर्यमान के इतना कहने के बाद भी नीलाक्षी पर्ची को नहीं पकड़ती है। नीलाक्षी को इस तरह दूर हटते देख आर्यमान उससे कहता है, अब क्या हुआ नीलाक्षी? अब तुम इस पर्ची को क्यों नहीं पकड़ रही हो? आर्यमान की इस बात को सुन नीलाक्षी उससे कहती है, तुम भी मेरे साथ बाजार चलो आर्यमान। सूरज ढलने वाला है, अगर हम अभी पहुंचे तभी हमें दवा मिल पाएगी और फिर हम कल सुबह आगे का काम शुरू कर सकते हैं। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान हैरान होते हुए कहता है, तुम भी चलो। मैं तुम्हारे साथ बाजार क्यों चलूं? मुझे वहां कोई काम नहीं है। आर्यमान के इतना कहने से पहले ही नीलाक्षी अपना पहला कदम बढ़ा चुकी थी। वो अब पहाड़ी से नीचे उतर रही थी और चलते चलते ही आर्यमान से कहती है, मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आखिरकार मैं अबोध नीलाक्षी उन जड़ी बूटियों को कैसे पहचान पाऊंगी? इतना कह नीलाक्षी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान को मन मानकर उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। नीलाक्षी, ये सही बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे यूं हर काम करवाओगी। मेरी भी कोई इज्जत है। आर्यमान की बातों को सुन नीलाक्षी उससे कहती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे सूरज ढलने से पहले बाजार में बनी सबसे बड़ी दवा दुकान के पास पहुंचा देते तब मैं तुम्हारी इज्जत भी करती। लेकिन ऐसे में इज्जत के बारे में क्या ही बोलूं? नीलाक्षी की इन बातों को सुन आर्यमान उसके बराबर में आता है। पहुंचाने के लिए तो मैं तुम्हें चांद तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन एक जवान लड़की और एक इतने खूबसूरत लड़के को एक साथ देखिए जमाना क्या सोचेगा? आर्यमान की बातें नीलाक्षी को बकवास लग रही थी। वह आर्यमान से कहती है, आर्यमान, पहली बात तो यहाँ कोई है नहीं। दूसरी बात, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर पहुंचा सकते हो तो मुझे वहां पहुंचा दो। नीलाक्षी की बातों को सुन आर्यमान कहता है, हम दोनों का भी एक दूसरे को जानना जरूरी है। पैदल चलते हैं, रास्ते में बातें करते हुए हमारी भी जान पहचान हो जाएगी। इतना कह आर्यमान मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर तक लगातार चलने के बाद नीलाक्षी और आर्यमान आखिरकार कुसान शहर में बने सबसे बड़े दवाखाने तक पहुंच गए थे। सूरज अब ढल चुका था और सभी लोग दुकान को बंद करने में लग गए थे। उस दवाखाने के भी बंद होने का समय हो चला था कि तभी नीलाक्षी और आर्यमान वहां पहुंच जाते हैं। कुसान शहर के सबसे बड़े दवाखाना, शाही दवाखाना में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको पृथ्वी पर मौजूद वो सारी दवाएं मिल जाएंगी जिन्हें भी आज तक मानवता के इतिहास में खोजा गया है। नीलाक्षी और आर्यमान के उस दवाखाना में जाते ही वहां की विशेषता उसे सुनाई पड़ने लगती है। इस आवाज को सुन नीलाक्षी और आर्यमान अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हैं तो उन्हें वहां बैठा हुआ एक तोता दिखाई देता है। वही तोता इन बातों को बोलकर वहां आने वालों का स्वागत कर रहा था। शाही दवाखाने की इस खूबी को देख नैना काफी आश्चर्यचकित होती है। उधर आर्यमान की नजरें अपने अगल बगल की सभी चीजों को देख रही थी। आर्यमान को वहां कुछ एहसास हो रहा था, इस जगह पर कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। आर्यमान को उस दवाखाने में जाते ही इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। मैं नीलाक्षी की नजरों के सामने से गायब भी नहीं हो सकता। हमारा यहाँ ज्यादा समय तक रुकना सही नहीं है। यही सोचते हुए आर्यमान जल्द जरूरत की जड़ी बूटियों को लेकर वहां से निकलना चाहता था। थोड़ी ही देर में नीलाक्षी के सामने एक आदमी आ खड़ा होता है और उससे कहता है, आपको क्या चाहिए मोहतरमा? उस आदमी की बातों को सुनते ही नीलाक्षी आर्यमान से लिया हुआ पर्चा उसकी तरफ बढ़ा देती है। उस पर्चे को देख वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं अभी इन जड़ी बूटियों को निकाल देता हूँ। इतना कह वो आदमी आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आती एक आवाज उसे रोक लेती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने कहा था कि इस दवा से मेरा दाग ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। एक बेहद ही सजे धजे भेष में वहां खड़ी औरत इतना कह दवा की कुछ शीशियों को लकड़ी के बनी मेज पर पटक देती है। ये देख सबकी निगाहें उस औरत की ओर मुड़ जाती हैं। उस औरत का चेहरा देखते हुए वही खड़ा आदमी उससे कहता है, मोहतरमा, आप इस दवा को कल ही लेकर गई थी। आपके दाग को ठीक होने के लिए आपको इसे अपने चेहरे पर कम से कम 15 दिनों तक लगाना होगा। उस आदमी की बातों को सुनते ही वह औरत भड़कते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैं वर्मन परिवार से आती हूँ। तुम्हारे इस दवाखाने को मैं आज ही बंद करा दूंगी। उस औरत की बातों को सुन दुकान का वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मोहतरमा,
शायद आपने इस शाही दवाखाने को कोई आम दवाखाना समझ रखा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सिर्फ कुसान शहर और देश ही नहीं बल्कि अन्य कई बड़े बड़े राज्यों के भी राजा और सेठ यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इसलिए आप इसे बंद करने की धमकी ना ही दीजिए तो अच्छा है। अब अगर आप यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से नहीं गई, तो हम आपको यहाँ आने से प्रतिबंधित कर देंगे। इसके बाद आप कभी इस दवाखाने में अपने कदम नहीं रख पाएंगी। उस आदमी की इस स्पष्टता को देख नीलाक्षी और आर्यमान दोनों हैरान थे। उधर उस औरत को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पूरे वर्मन परिवार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हों। दुकानदार की इन बातों को सुन वो औरत तुरंत ही वहां से निकलने लगती है और जाते जाते कहती है, मैं इस दवाखाने को बंद करवा कर ही दम लूंगी। तुम अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। उस औरत के दवाखाने से निकलने के साथ ही वहां खड़ा आदमी नीलाक्षी और आर्यमान से कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अब इस घटना को यहाँ के मालिक से बताना होगा। मैं अभी आता हूँ। इतना कह वो आदमी दौड़े दौड़े सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है। उस आदमी को ऊपर जाते देख आर्यमान को अपना शक सही लगने लगा था। मैं सही था, जरूर कोई न कोई हम पर नजर रख रहा था। ऊपर बैठा वो आदमी वही होगा। आर्यमान उन आदमियों की बातों को सुनना चाहता था, लेकिन नीलाक्षी की वजह से वो वहां से जा नहीं पाता है। उधर शाही दवाखाने में खड़ा वो आदमी ऊपर पहुंचते ही कहता है, छोटे मालिक। वो वर्मन परिवार की औरत। वो आदमी अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही उसके सामने बैठा शख्स उसे रोकते हुए कहता है, उसकी धमकियों का मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी चिंता तो इस वक्त ही सामने खड़ी लड़की है। उस शख्स की बातों को सुनते ही दवा दुकानदार कहता है, छोटे मालिक, लेकिन ये लड़की तो अभी यहाँ आई है और इसने बेहद साधारण जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा है। फिर आपको इसे लेकर क्या चिंता हो रही है? दुकानदार की बातों को सुन वो शख्स बेहद ही गंभीरता के साथ कहता है, हर वक्त चिंता दुश्मनों की ही नहीं होती है। कभी कभी इंसान अपनों को भी देख चिंतित हो उठता है। शाही दवाखाना में मिले इस शख्स का नीलाक्षी के साथ क्या है रिश्ता? क्या आर्यमान की मदद से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर ब्रह्मयंत्र को ढूंढ पाएगी नीलाक्षी? जानने के लिए सुने रीबॉर्न ऑफ मैजिकल क्वीन ओनली ऑन ख्याली दुनिया। हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने एहसास कमेंट में जरूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।